गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। जगदीप सर सत श्री अकाल। कुलदीप सर, सुरेश सर सत श्री अकाल। धीर सर नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आज के सेशन में। आज थोड़ा गर्मी भी बहुत है अभी कुछ दिनों से। अभी ये जो दिन होते हैं वो काफ़ी गर्मी वाले दिन भी रहते हैं। तो चलिए लोग जुड़ते जाएंगे। अभी 1 बजने वाले हैं, हम 1:05 तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो जो अगर लेट भी जुड़ेगा वो बाद में रिकॉर्डिंग से फर्स्ट उसको क्लियर कर लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा सा पहले मैं जो आज का सेशन है उसका टॉपिक के बारे में आपको बता दूं। जो आज का सेशन है वो हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पल्स डायग्नोसिस है। और थोड़ा सा मेरे को जो उसमें डालने में मिस्टेक हो गया था वो ये था कि हमने S11 और S12 को अभी कवर नहीं किया था। मैंने उसमें लिखा था स्लास और C1 और C2। आज हम S11 S12 स्लास और कोशिश करेंगे कि C1 और C2 भी कवर हो जाए। और उसके साथ जो मेन टॉपिक तो हमारा जो इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पल्स डायग्नोसिस है। तो पल्स डायग्नोसिस के चैप्टर पे जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ पूरा क्लियर करना चाहूँगा, जो जुड़ रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं और जो बाद में इसको वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनके लिए भी, कि पल्स डायग्नोसिस को जानने के लिए आपको टेम्परामेंट डायग्नोसिस को जानना 100% ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों। जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है वो आपका तरीका है पेशेंट के स्वभाव को और उसके क्या कोज हो सकते हैं, एक आपका एक अजम्पशन लगाने के लिए वो जो चीज़ है आपका टेम्परामेंट डायग्नोज, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने सिर्फ टेम्परामेंट डायग्नोज पढ़ा है, आप टेम्परामेंट डायग्नोज कर रहे हैं, उससे आपको मालूम पड़ गया कि ये पर्सन का टेम्परामेंट ये है, ये पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ये नेचर है, उससे आप गैस कर सकते। तो आपके पास वो डाटा बन जाता है कि इसका क्या स्वभाव हो सकता है और क्या बीमारी के रिगार्डिंग में क्या चीज़ हो सकती है। अभी भी आपकी बीमारी क्लियर नहीं हो पाई है उससे टेम्परामेंट डायग्नोज से, कि इसको बीमारी कहाँ पर है, किस जगह पर है। उससे आपको ट्रायल एंड एरर करके फिर आप आगे कर सकते हैं। मान लीजिए टेम्परामेंट में मालूम पड़ता है कि वो लिम्फेटिक का है, तो फिर आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे उसको या तो करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि इसकी जो डिजीज़ है वो लिम्फेटिक में किस पे है, आपका लिम्फ प्रोड्यूसर में है, यूज़र में है, या फिर प्यूरीफायर में है। तो उसको आप जो सेकंड आप उसको कंफर्म कर सकते हैं वो है आपकी जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है, रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड, इन सारी रिपोर्ट से। पर जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं पे और पैथियों या और सिस्टम के तरह अपने सिस्टम अपना जो डायग्नोस कर रहे हैं। जबकि मैटी जी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया है, सिर्फ आप टेम्परामेंट को पढ़ के फिर ट्रायल एंड एरर के बेस पे भी आप डायग्नोज बना सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपको 2 हफ्ते का समय लगे, 1 महीने का समय लगे उसके पूरी जड़ तक पहुंचने में। उसमें आप पहली बार में आपको उसका टेम्परामेंट मालूम पड़ जाएगा, आपको उसका बेस के कारण का मालूम पड़ जाएगा कि इसके लिम्फ बेस की ही बीमारी है। पहले 2 हफ्ते के लिए आपने मान लीजिए उसको लिम्फ बेस की दवाई दे दी, पर 2 हफ्ते के बाद वो आके आपको बताता है कि अभी क्या है कि उसको एक लिमिटेड असर आया है। तो आपको मालूम है कि अगली बार आपको अगर लिम्फ बेस पे चेंज करना है तो आपने पिछली बार जो दिया था उससे क्या चेंज कर सकते हैं, तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं चेंज। तो हो सकता है कि इस तरह से 1 महीने के डोज के अंदर उसको पेशेंट को वो डोज भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाए और उसके लिए वो जो डोज है वो अच्छी तरह से वर्क भी करना शुरू हो जाए। तो वो ये रोल था आपका टेम्परामेंट डायग्नोसिस का। पर टेम्परामेंट डायग्नोसिस को आपको जब क्लियर करना होता है, पूरे डायग्नोज में बनाना होता है, या तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा या फिर आपको यूज करना पड़ेगा रिपोर्ट का, जो लैब फाइंडिंग रिपोर्ट्स है। और वहीं पे जो एक चीज है वो है हमारा जो कि पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस मैं आपको बता देता हूँ, एक बताना चाहूँगा कि हम जो डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं वो पिछले 35 साल से पल्स डायग्नोसिस को यूज़ कर रहे हैं। और पिछले 35 साल हमें जो इस फील्ड में ओपन मार्केट में आए हुए अराउंड 15 से 20 साल होने लगे हैं। उस समय की शुरुआत से हम लोग बता रहे हैं हर किसी को कि आप पल्स डायग्नोसिस के बेस पे भी एक अपना डायग्नोज बना सकते हैं। इस तरह से आप सबके जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। तो आज कई लोग और भी पल्स डायग्नोसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, वर्क करना चाहिए। पर पल्स डायग्नोसिस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ के बेस पे कॉन्सेप्ट है, जो कि मैटी जी का भी कॉन्सेप्ट था, ब्लड एंड लिम्फ।
इसको डेवलप करने में ये पिछले 35 साल की एक कंटिन्यूस जर्नी के बाद जाके आज जो ये चीज़ बनी है। और इसको जो यूज़ करके आप किस तरह से टेम्परामेंट डायग्नोसिस से आपने मालूम कर लिया कि ये क्या टेम्परामेंट है, किस चीज़ की बीमारी हो सकती है। पर पल्स डायग्नोसिस से आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ये टेम्परामेंट का अगर ये है तो उसमें यही बीमारी है। तो आज हम उसी चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। अगले 2 से 3 से 4 पार्ट के अंदर ये पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर शुरू कंप्लीट होगा। आज का जो हमारा बेसिक पार्ट होगा वो रहेगा कि हम पल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1:05 हो रहे हैं। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से अपने जो सेशन है उसका टॉपिक आपको अनाउंस कर देता हूँ। तो जो आज का हमारा सेशन है उसका टॉपिक है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पल्स डायग्नोसिस पार्ट 1 एंड मेडिसिनल S11 S12 S लास प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। और कोशिश करेंगे कि जैसे कि C1 और C2 को भी कवर किया जाए। ये आज के हमारे 2 टॉपिक है। पल्स डायग्नोसिस का जैसा कि अभी मैंने बताया है, अगर कोई नहीं जो जान पाया तो अभी 6 मिनट का समय हुआ है रिकॉर्डिंग होते हुए, तो आप बाद में यूट्यूब पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग के शुरू के 6 मिनट देख सकते हैं जो अभी जुड़ रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पल्स डायग्नोसिस आपका टूल है आपके टेम्परामेंट डायग्नोसिस को कंक्लूजन तक ले जाने का। या तो आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस से ट्रायल एंड एरर से कंक्लूजन करेंगे, या फिर एक रिपोर्ट से कंक्लूजन करेंगे, या फिर पल्स के डायग्नोसिस से कंक्लूजन करेंगे। अब पल्स के डायग्नोसिस से कंक्लूजन करके हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि आगे वाले का पैसा नहीं लगता है और हमारा एक अलग इंप्रेशन जाता है उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उसका हमारे ऊपर फेथ भी एक अच्छे से बन जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पल्स डायग्नोसिस के चैप्टर को। तो पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपने जो टॉपिक्स है उसको इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि जो हमारी इंग्लिश की ऑडियंस है उसके लिए भी ये बाद में समझने में कामयाब हो जाए, और उसके बाद उसको हिंदी में भी समझाया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा। अभी पहले मैं रीड करूँगा इंग्लिश में और उसको बाद में हिंदी में भी बताया जाएगा, तो कृपया करके बने रहें। पल्स डायग्नोसिस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। Although Nadi Vigyan is not a new subject, it is a science that has been prevalent for centuries, which has been used by Vaidyaraj, Hakims, or doctors to investigate and diagnose disease as per their subject's matter. Its description is found extensively in Ayurveda and Unani, and many type of stories can be read in our original texts such as Veds and other original texts. I will not waste your time and my time by mentioning them all here. I was telling this just to remind you. Actually, there can be various method to read method of reading or checking the pulse, but the approach and at only one place, and that is investigation of disease. It is proving even more it is proving even more effective in electrohomeopathy because according to the basic principle of electrohomeopathy, we have to examine only the lymph and blood. Dear electrohomeopathic practitioners, we have been making an effort for about 35 years to give a simple method of investigation to our beloved medical science. With this thought in mind, I and my research center has been continuously working on this for last 35 years. After successfully trying this knowledge on about 5 lakh patients, we have been successful in this endeavor. Now we are presenting it to you with hope that every doctor get the benefit of this diagnosis science in there. If there is an error, we will try to correct it. जो ये पैराग्राफ था इसका बोलने का सिर्फ इतना मतलब था कि हमने अपनी तरफ से पल्स डायग्नोसिस को डेवलप किया है। पल्स डायग्नोसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ही बनाया है। पल्स डायग्नोसिस बहुत पुराना एक विद्या है रोग को जांच करने के लिए, पर हमने इसको डेवलप किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कॉन्सेप्ट में, जो कि कॉन्सेप्ट है ब्लड एंड लिम्फ का। और आज उसके चलते हुए में हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना रहता है। तो इसी के साथ मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा कि पल्स डायग्नोसिस में आपका क्या रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास ये बुक पहुंच चुकी होगी या फिर आपने इसका प्रिंट आउट कर लिया होगा, ताकि
आपको इसमें बताने में थोड़ा सा हमें इजी हो जाए। जब आपको ये बताया जा रहा है तो ये किताब आपके पास रहनी चाहिए। अब मैं पल्स डायग्नोसिस के चैप्टर की तरफ को जाऊंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको पल्स पल्स को चेक कैसे करना है, हाउ टू डू पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस, फॉर पल्स डायग्नोसिस हमारे पास दो फिंगर्स हैं। एक है आपकी इंडेक्स फिंगर और एक है मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर आपका ब्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और जो मिडिल फिंगर है वो आपका लिम्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इंडेक्स फिंगर आपका सेंग्वाइन टेम्परामेंट को शो करेगा और जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट को शो करेगा। अब इसमें आगे आपको बताऊंगा मैं। हर फिंगर पे 3-3 मेनिस्कस रहते हैं। जो आपका अंगूठे वाली तरफ को होती है मेनिस्कस 1, अंगूठे से दूसरी तरफ हो जाते जाते वो मेनिस्कस 3 जाती है। जैसे ये आपका थंब है तो यहाँ पे है मेनिस्कस 1, अगर ऐसे रखेंगे ये आपका अंगूठा है, ये है मेनिस्कस 1, ये ऊपर वाली मेनिस्कस 2 और ये वाली मेनिस्कस 3। इसका डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, तो आप बुक में ये डायग्राम देख सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो सेकंड था वो था लिम्फेटिक का। अब इसमें ये पॉइंट्स आप अपने साथ अपने पास प्लीज नोट भी करते रहें। अभी मैंने आपको एक मेन पॉइंट क्या बताया कि हम दो फिंगर्स पे कर रहे हैं वर्क, इंडेक्स एंड मिडल। इंडेक्स फिंगर आपका सेंग्वाइन को शो करती है, मिडल आपका लिम्फेटिक को शो करती है। हर फिंगर पे 3 मेनिस्कस है। जो मेनिस्कस स्टार्ट होती है, 1 मेनिस्कस स्टार्ट होगी वो आपकी जो चाहे इसकी 1 हो, मेनिस्कस नंबर 1 हो, चाहे इसकी मेनिस्कस नंबर 1 हो, वो आपकी अंगूठे की तरफ से स्टार्ट होगी और अंगूठे से लेके दूसरी तरफ को जाते जाते तीसरी मेनिस्कस आएगी। तीनों मेनिस्कस पे आपको क्या क्या शो होता है अब आपको वो बताया जाएगा, तो कृपया करके उसको नोट डाउन भी करते रहें। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि तीनों मेनिस्कस आपको क्या चीज शो करती है। पहले मैं इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करूंगा ताकि इंग्लिश रीडर्स के लिए भी ये इजी हो जाए। ओके, pulse diagnosis and electrohomeopathy. Basically, there are two bones in front part of our arm, ulna and radius. The radial nerve is present on the same part of radius bone, which comes toward our thumb. By touching which we can feel the heartbeat of any person. It is this pulse that we doctor have to check. Therefore, this should be examined properly in the beginning because sometimes this nadi is felt superficially and sometimes it is also felt deep. A good doctor is the first to overcome this misconception. तो इसमें आपको 3 बातें बताई गई इस जो अभी मैंने आपसे इंग्लिश में शेयर किया। एक तो इसमें कि अल्ना और रेडियल हमारी बोन होती है। हमें जो नर्व्स जो हमारी नस होती है वो आपकी रेडियस जो हड्डी होती है, रेडियल बोन होती है, उसके ऊपर ये नर्व्स होती है। ये नर्व्स आपको कई बार क्या रहेगा कि जब हम शुरू में इसको जांच रहे हैं तो कई बार तो आपको उंगली रखते ही महसूस हो जाएगी कुछ पेशेंट में, पर कुछ पेशेंट में आपको इसको दबा के महसूस करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको अपने शुरू के जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको इसको ध्यान में रखना है कि कैसे आपने इसका प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए अभी जैसे आपको बताया गया कि ये 2 उंगलियां हैं और आपको नर्व्स के लिए कैसे इसमें स्टार्ट करना है। अब मैं इसमें आपको आगे जाऊंगा कि किस उंगली पे कौन सी चीज़ शो होती है। Pulse diagnosis in electrohomeopathy. According to the principle of pulse, the pulse is examined using 2 fingers. These are 2 fingers, index which is with thumb and middle which is going with index toward the thumb and longest of the 5 fingers. Index finger, this finger shows blood is tested with this finger. After placing both fingers in particular position on the radial pulse, when the pulse beat is felt under the index finger, then know that the secret of patient's disease is hidden in this finger only, in index finger. Second is our middle finger. Lymph is tested with this finger. Lymph is tested with this finger. After placing both fingers in particular position, if pulse is detected on the middle finger, that means the
डिजीज कोज इज लाइज इन दिस मिडिल फिंगर। अब इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए जब आप शुरू में पल्स चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक तो सबसे पहले तो आपको उसको उंगली को कैसे रखना है उसके बारे में बताया जाएगा, पर इन दो उंगलियों के बेस पे आप पल्स चेक करेंगे। जब आप इन दो उंगलियों के बेस पे आप पल्स चेक करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि एक उंगली पे आपकी धड़कन की जो महसूस है वो अलग है और एक उंगली पे आपके धड़कन की महसूस जो है वो अलग है। आप उसको जैसे भी रखेंगे आपको वो दोनों उंगलियों पे जो उसका एहसास है वो थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंट महसूस होगा। अब इसमें क्या है, जो आपकी हाइपर एक्टिविटी है या फिर आपकी जो लो एक्टिविटी है इस तरह से रहेगी, या हो सकता है कि एक उंगली पे आपको जो वो पल्स है वो नॉर्मल महसूस हो, पर एक पे आपको हाइपर एक्टिविटी में या फिर हाइपो एक्टिविटी में महसूस हो कि जिसमें उसकी एक्टिविटी जो है वो कम शो हो रही है या फिर जिसमें वो आपकी एक्टिविटी जो है ज़्यादा शो हो रही है। तो इस तरह से जो आपका पल्स है इसमें। तो अभी हमारा एक फर्स्ट पॉइंट क्या था जिसमें हमने जाना कि दो उंगलियों के बेस पे रिजल्ट हमने पल्स को चेक करना है। सेकंड पॉइंट ये था कि कौन सी उंगली क्या बताती है, जैसे कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो ब्लड के बारे में बताती है, मिडिल आपका लिम्फ के बारे में बताती है। थर्ड पॉइंट में हमने ये जाना कि आपको उंगली को कैसे, उंगली रख के आपको क्या चीज़ को अज्यूम करना है, उंगली आपको जब कैसे प्लेस करनी है अभी उसके बारे में नहीं जानेंगे हम, पहले हम करेंगे जब आप अभी क्या है ये पर आपका पूरा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। जब आप किसी पेशेंट के हाथ को पकड़ेंगे, उसके आप उंगली को महसूस करेंगे, आप उसकी नस को जब महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से हमने वो अपने हाथ को रखा है उसके बाद जो नर्व्स है वो किसी पेशेंट की आपको इंडेक्स पे मिलेगी या किसी को आपको मिडल पे मिलेगी, वो उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि पॉइंट है आपका मेथड ऑफ चेकिंग, और कि फर्स्ट किस फिंगर पे आपको क्या चीज़ मिलेगी उस चीज़ के बारे में अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। एवरी फिंगर हैज़ 3 सर्फेसिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर फिंगर की 3 सरफेस है जिसको हमने मेनिस्कस का नाम दिया है। जो मेनिस्कस दोनों फिंगर की जो मेनिस्कस 1 है वो आपकी टुवार्ड द थंब शुरू होगी, ये आपकी मेनिस्कस 1 रहेगी, चाहे आप ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए। अंगूठे की तरफ वाली जो मेनिस्कस है वो मेनिस्कस 1, फिर मेनिस्कस 2 और मेनिस्कस 3। अब मेनिस्कस 1 आपका शो करती है मेनिस्कस, फर्स्ट मेनिस्कस विच शोज द ऑर्गन एंड सिस्टम दैट प्रोड्यूस ब्लड और लिम्फ, चाहे इसमें आए या इसमें आए, जो फर्स्ट मेनिस्कस है वो आपको प्रोड्यूसर शो करती है ब्लड एंड लिम्फ के। अभी वो क्या क्या ऑर्गन है वो हम अगले चैप्टर्स में करेंगे डिस्कस, आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेनिस्कस आपको क्या शो कर रही है, तो इसलिए इस चीज को आप नोट भी करते रहिए। फर्स्ट मेनिस्कस शोज प्रोड्यूसर ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, चाहे अगर वो इंडेक्स पे आई है फर्स्ट मेनिस्कस पे जब महसूस होगा तो ब्लड प्रोड्यूसर ब्लड का है, और अगर मिडिल पे होगा तो प्रोड्यूसर लिम्फ का है। सेकंड मेनिस्कस शोज द यूजर्स ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, जो सेकंड मेनिस्कस है वो आपका जो ये वाला ऊपर वाली धार है वो आपको शो करेगी ब्लड एंड लिम्फ का, कि ये ब्लड में है या लिम्फ में है, और ये सॉरी ब्लड एंड लिम्फ के आपके यूजर्स का, कि ये ब्लड यूजर का ऑर्गन है या ब्लड प्रोड्यूस लिम्फ यूजर का ऑर्गन है जो कि बीमारी का कारण है। और जो थर्ड मेनिस्कस है वो आपको शो करेगा प्यूरिफायर का, कि या वो ब्लड प्यूरिफायर की डिजीज है या वो आपका ब्लड लिम्फ प्यूरिफायर की डिजीज है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 3 मेनिस्कस है, फर्स्ट मेनिस्कस टुवार्ड थंब शुरू होगी, फर्स्ट मेनिस्कस आपका दोनों में जो कि रहेगा वो आपका प्रोड्यूसर को बताएगा कि वो आपका जो आपका प्रोड्यूसर होता है, चाहे वो ब्लड का प्रोड्यूसर हो चाहे वो आपका लिम्फ का प्रोड्यूसर हो। जो सेकंड मेनिस्कस है वो आपका यूजर के बारे में बताएगा, चाहे ब्लड का यूजर है चाहे लिम्फ का यूजर है। और जो थर्ड मेनिस्कस है वो आपको बताएगा प्यूरिफायर के बारे में, चाहे वो ब्लड का प्यूरिफायर हो या लिम्फ का प्यूरिफायर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हो। तो ये अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन जो आज हम कवर करेंगे वो यही इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। इसमें आपका एक बार अभी हम फिर से इसको मैं आपको रिपीट करूंगा। जो इंफॉर्मेशन हमने सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन शेयर की, 2 उंगलियों पे नर्व्स को देखा जाता है, इंडेक्स एंड मिडल। उसके बाद हमने क्या इंफॉर्मेशन शेयर की कि जो नर्व्स कहाँ पे देखी जाएगी पेशेंट की, रेडियल नर्व पे, ये आपका लेफ्ट हैंड पे आपको चेक करनी है नर्व्स पेशेंट के, और रेडियल नर्व पे क्योंकि आपने अपने राइट हैंड से चेक करना है उसको,
और पेशेंट का लेफ्ट हैंड होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड ही आपका दिल की तरफ को होता है। ये इन्फॉर्मेशन सॉरी आपको मैं बताना भूल गया था। लेफ्ट हैंड पेशेंट का चेक करेंगे आप अपने राइट हैंड से। और इसमें क्या हुआ आपका, हमने क्या डिस्कस किया, 2 उँगलियों को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कौन से हाथ को देखना है पेशेंट के, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि दोनों उँगलियों पे 3-3 मेनिस्कस हैं और तीनों मेनिस्कस पे आपको कौन सी धार पे क्या महसूस होगा, ये डिस्कस किया। अभी तक इतना क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपको पल्स डायग्नोसिस में क्या करना है। आज के स्टेप में आपको सबसे पहले जानना है कि उसकी किस उँगली पे धड़कन महसूस हो रही है। आपको मेनिस्कस पे नहीं जाना है, आपको पहले उँगली पे जाना है। अब मैं आपको इसको क्लियर करूँगा कि आपको ये चीज़ कैसे क्लियर करनी है। आपके पास ये बुक का पीडीएफ भी है, बाद में आप एक बार इसका पीडीएफ, जिसका अभी हार्ड कॉपी भी नहीं होगी, वो पीडीएफ को जरूर ओपन करें। पेज नंबर 50, 51, ये 2 पेज हैं। इसके ऊपर पूरा दिखाया गया है कि आपको अपना हाथ कैसे रखना है। मैं इसमें आपको एक बार जरा क्लियर करके दिखाऊंगा, अपने हाथ पे क्लियर करके दिखाऊंगा कि हमने उसको कैसे किया। ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये हमारी उंगलियां हैं। हमने इनको इक्विलिब्रियम के स्टेज में लेके जाना है। अभी क्या ये एक छोटी एक बड़ी है ना, अब हमने इसको इक्विलिब्रियम कर दिया, ठीक है, इस तरह से इक्विलिब्रियम कर दिया। फिर उस इक्विलिब्रियम को हमने, इसको आप पहले हाथ पे रख दीजिए, दोनों बड़ी और छोटी को, फिर नर्व्स को ढूंढिए और उसके बाद उसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आइए, दोनों उंगलियों को। दोनों उंगली जो है आपकी एक साथ सेम पोजीशन पे आनी चाहिए। जब आप सेम पोजीशन पे आएंगे तब एग्जैक्ट आपको जो पल्स का जो आभास है, जो एहसास है, वो होना शुरू होगा। कब? जब आपकी जो दोनों उंगलियां हैं वो सेम पोजीशन पे आके पहुंचेगी। अभी तक ये क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया, पेशेंट का हाथ लिया, उस पर अपना उंगलियों को रखा, पहले नर्व्स को टटोला, नर्व्स जब हमें हल्की हल्की महसूस होने लगी, उसके बाद हमने अपनी दोनों उंगलियों को, अब क्योंकि एक उंगली छोटी एक बड़ी है, पर उसको हमने बराबर की कंडीशन में लेकर आए। अब जब हम बराबर की कंडीशन पे लेकर आएंगे तब फिर हम उस उंगली को, जो वो पर्सन की नफ्स है, उसको हम दबाना स्टार्ट करेंगे। जब हम दबाएंगे फिर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करेंगे। अगर कई बार क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अगर हम उसकी पोजीशन को आगे पीछे करके देखें तो आपको वो भी हल्का सा आगे पीछे करके देखना है, पर वो ज़्यादा एरिया नहीं करना है। आप पाएंगे कि एक उभार होता है हमारे हाथ की कलाई पे, एक छोटा सा उभार होता है, जैसे ये है ना, इस तरह का उभार होता है। हमें इसकी रेंज से बाहर नहीं जाना है। इसकी सीध पे हमने उधर पल्स को चेक करना है, इसकी रेंज से बाहर नहीं जाना है। थोड़ा सा आगे पीछे करके भी देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि आपको जो उस पेशेंट की नब्ज है वो उसी उंगली पे ज़्यादा महसूस हो रही है। एक उंगली पे आपको थोड़ी अलग तरह की महसूस होगी, एक उंगली पे आपको थोड़ी अलग तरह की महसूस होगी। किसी पेशेंट में हो सकता है, जिस पेशेंट में आपका लिम्फेटिक बीमारी वाला होगा तो उसमें आपको मिडल में महसूस होगी ज़्यादा, और जिसमें आपको सेंग्वाइन में होगा उसमें आपको इंडेक्स पे ज़्यादा महसूस होगी। अब आपको महसूस क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। या तो जो उसकी पल्स होगी वो एक उंगली पे आपको कैसे महसूस होगी, जैसे उसकी जो स्पीड होगी ना वो नॉर्मल होगी, पर जो दूसरी उंगली होगी उस पर जो उसकी स्पीड बेशक नॉर्मल होगी, पर उसकी जो धड़कने के जो आभास है वो ऐसा लगेगा कि वो थोड़ी जोर से धड़क रही है, ज़्यादा जोर से उसकी धड़कन आ रही है। या फिर ऐसा लगेगा कि वो थोड़े कम जोर से धड़क रही है, हल्की हल्की सी धड़कन आ रही है, पर एक उंगली पे उसकी जो धड़कन की आभास आपको उस तरह से बदलाव नहीं महसूस होगा। उस पे आपको उसकी जो धड़कन है वो हल्की हल्की महसूस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। जिस उंगली पे आपको धड़कन या तो ज़्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी, मॉडरेट महसूस हो रही है, वो आपको कैसे पता चलेगा मॉडरेट क्या है? जब आपने पहली बार हाथ रखोगे ना तो आपको एक धड़कन महसूस होगी उंगली की, ठीक है, पर जब आप उसके बाद उसको उंगली को सीधा करके जब आप दबाते जाएंगे ना, तब आपको दूसरी धड़कन, जो असली धड़कन है, बीमारी वाली धड़कन है, तब वो आपको महसूस होना स्टार्ट होगी। पर वो जो चीज़ महसूस होगी वो आपको एक ही उंगली पे महसूस होगी। तो ये है हमारा पल्स डायग्नोसिस का जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें कि हमने क्या जाना कि आपको पल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है उसको इन 2 उंगलियों के बेस पे, और आपको शुरू के 3 महीने तक आपको कभी भी ब्रीफ में नहीं जाना है, आपको उसको यही आइडेंटिफाई करना है कि उसके किस उंगली पे पल्स को महसूस हो रहा है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको क्लियर कौन चीज़ करेगी, वो क्लियर करेगी आपका पल्स डायग्नोसिस। प्लीज़ कृपया करके अपना माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज़ कृपया करके अपना माइक ऑफ कर लीजिए जी। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें महसूस होगा
जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको जब पल्स महसूस होगी, तो वो आपको इन 2 उँगलियों के बेस पे ही महसूस करनी है। और ये आपका कन्फर्म किससे होगा? ये कन्फर्म होगा आपका टेम्परामेंट डायग्नोसिस से। अब मान लीजिए कि आपने उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस किया था, जो कि जैसे आपको क्वेश्चन बताए थे वो सब कुछ बताया था। आपने उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस किया, आपको टेम्परामेंट डायग्नोसिस के बेस पे मालूम पड़ा कि ये जो पर्सन है, ये लिम्फेटिक है या संगवाइन है, जो भी डोमिनेंट है, ठीक है। फिर जब आपने उसकी पल्स को जांचा, तो आपको मालूम पड़ा कि आपको क्लियर हो गया था कि इसकी डोमिनेंसी क्या है, या फिर आपको उसका टेम्परामेंट क्लियर हो गया था टेम्परामेंट के बेस पे, डायग्नोसिस के बेस पे। पर जब आपने उसका पल्स जांचा, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको क्लियर था कि संगवाइन पर्सन है, संगवाइन बेस का टेम्परामेंट का पर्सन है, जब आपने उसकी पल्स को मापा और आपको मालूम पड़ा कि उसकी जो धड़कन का जो अजीब आभास है, जो बीमारी वाला आभास है, वो आपका इंडेक्स फिंगर पे ही हो रहा है, संगवाइन वाली उंगली पे ही हो रहा है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका टेम्परामेंट डायग्नोसिस भी एग्जैक्ट था, और आपका जो पेशेंट का जो पल्स डायग्नोज है वो भी आपका सही दिशा में जा रहा है। पर शुरू के लिए अभी आपने क्या नापा है? अभी आपने अंग और तंत्र की जानकारी नहीं ली है। अभी आपने सिर्फ क्या नापा है उसका, कि किस उंगली पे महसूस हो रहा है, वो जानकारी ली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से। एक बार मैं आपको अभी तक में जो मैंने आपसे बात की है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी जब एक पर्सन क्वेश्चन पूछने लगेगा, अदर पर्सन अपने आप ही चुप हो जाए, या फिर मैं नाम ले लूंगा, वो पर्सन क्वेश्चन पूछ ले। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज एक बार अभी क्वेश्चन पूछे प्लीज। हेलो सर। जी जी सर, मनोज सर बोलिए प्लीज। हाँ जी सर। सर वो जैसे पल्स डायग्नोस में मेनिस्कस का जो अभी आपने बताया, जी जी तो जैसे आपने बताया कि कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा पल्स महसूस होगी, कहीं पे बहुत वीक, जी 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 तो किस पॉइंट को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है? मतलब वो जो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है उसको सर। हम पल्स क्या मानेंगे? जी जी, अब देखिए वो मेनिस्कस, अभी मेनिस्कस पे नहीं जा रहे हैं हम। अभी वो जो बहुत ज्यादा बहुत कम ना, वो आपको इन्हीं 2 उंगलियों पे महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, जब पहले जब उसके ना, हमने उसकी पल्स ढूंढनी है पहले पेशेंट की, ठीक है। जब हमने उसकी पल्स ढूंढ ली ना, अभी हमने दबाया नहीं है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। जब आपने उस पर उसकी पल्स ढूंढ रही है, तो आपको उसका एक आभास तो हो जाएगा, पल्स की एक धड़कन महसूस होगी, है ना। फिर जब आप उसको इक्विलिब्रियम, दोनों उंगलियों को इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके जाओगे ना, तो एक उंगली पे जैसा आपको पहली बार ढूंढने पे आभास हो रहा हुआ था ना, अभी हमने दबाव नहीं डाला था कोई भी, पर सिर्फ ढूंढा था उस पल्स को। जो आभास हुआ था एक उंगली पे, हमेशा वही आभास बना रहेगा, या उससे मिलता जुलता आभास रहेगा। पर जो दूसरी उंगली होगी, उसके ऊपर उसका आभास या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जिस उंगली पे बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहा है ना, वो उंगली के माध्यम से हमें मालूम पड़ जाएगा कि उस उंगली पे पेशेंट की बीमारी है। अब इस चीज को आप आगे कंफर्म कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपके पेशेंट, आपके पास 10 पेशेंट आए, ठीक है। आपने 10 के 10 पेशेंट को जब आप जांचेंगे, आप उसमें उनका पहले नफ्स ढूंढेंगे। नफ्स ढूंढी आपने, नफ्स ढूंढ के जब आपने उस उंगलियों को सही, दोनों को बराबर की दिशा में लेकर आए, फिर उसके बाद जब आपने उनको दबाना स्टार्ट किया, फिर एक दो पेशेंट में आपको मान लीजिए इंडेक्स फिंगर पे एक आभास मिला, और अगले 2-3 पेशेंट में आपको लिम्फेटिक पे वो आभास मिला, तो उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो बदले हुए आभास होते हैं, उसके बेस पे आपका जो पेशेंट है वो उस बेस का पेशेंट है। ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया आपको अभी तक के क्वेश्चन का? हाँ जी सर। जी जी। हाँ जी। तो कोई एक और चीज़ और थी क्वेश्चन? सर, पोजिशनिंग। जैसे जो पोजीशन रहते हैं, जी हमारा थंब किस साइड होना चाहिए? जैसे पेशेंट के थंब सर, देखिए साइड होना आपने चाहिए? पेशेंट का लेफ्ट हैंड चेक करना है, क्योंकि आप पल्स चेक करेंगे राइट हैंड से, ठीक है। हमेशा पेशेंट आपके राइट हैंड वाली तरफ को बैठा होना चाहिए, ताकि जब आप उसकी पल्स चेक करें, और जब आप वो आपके राइट हैंड पे बैठेगा, तो वो आपको अपना लेफ्ट हैंड ही दिखाएगा, और हमने लेफ्ट हैंड ही चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और जो एग्जैक्ट जो हाँ लोकेशन जी। जो होती है वो आपके लेफ्ट के बेस पे आती है, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद, अब ये था आपका पेशेंट की पोजीशन का। उसका जो पल्स की पोजीशन है, उसके लिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो ये बुक वाले पेज मैंने आपको बताए थे, 50, 51 और 52, इन 3 पेजों पे जाएंगे। इसमें आपको उसको कैसे लिखा गया है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में भी लिखा गया है। अभी मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि उससे क्या है कि आपको लिए भी, सारों के लिए और भी क्लियर हो जाए। पर अभी तक मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया उसमें। अभी मैंने आपको बताया क्या किया, पहले हमने उसके नर्व्स को ढूंढ लिया, ठीक है। नर्व्स को ढूंढने में तभी हमने उंगलियों के डायरेक्शन को सही नहीं, अब देखो ये 2 उंगलियों से चेक कर रहे हैं ना, दोनों में अपने आप में फर्क है, ठीक है। दोनों एक सेम जगह पे नहीं है। अभी हमने इन्हीं सेम जगह, इसी उंगलियों से दोनों से हमने नर्व्स को ढूंढ लिया। जब नर्व्स को ढूंढ लिया, फिर पहले हमने इन दोनों को सेम कर दिया। अब देखो ये सेम हो गया ना,
जी। ये सेम होगी उंगली, दोनों उंगलियां सेम होगी। इसको इस तरह से हमने दोनों को सेम किया। जब आपने इसको, जब आप इसको नब्ज, फिर जब आप नब्ज पे रखोगे, फिर उसके बाद आप इसको दबाना स्टार्ट करोगे। जब आप दबाना स्टार्ट करोगे, तब जाके आपको जो धड़कन है, एक उंगली पे आपको धड़कन जैसे आपने जब पहली बार ढूंढा था वैसे दिखेगी, और जो दूसरी उंगली है उसकी जो धड़कन है, उस पे आपको धड़कन में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, या तो ज्यादा या फिर कम। वो आप उसके बेस पे आप कर सकते हैं। अभी हम उसके ऊपर भी ये डिस्कशन होगी, पर वो अगली बार पे होगी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो इसी बेस पे था कि हमने पल्स को कैसे एलोकेट किया है। पल्स को अभी इसके बेस पे अभी जितने भी और हमारे साथ जुड़े हैं, आपको अभी क्लियर हो गया? कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो या मेरे से कुछ रिपीट चाहता है तो प्लीज एक बार अभी मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज पूछिए जी। ਹਾਂ ਸਰ ਜੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਈਆਂ ਦੇ सर राइट साइड नहीं बैठे नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं, ਉਹਦਾ। हमको उसकी जो दिल वाले हाथ है ना, लेफ्ट साइड को ही चेक करना है। चाहे वो आपके लेफ्ट पे आके बैठे, चाहे राइट पे आके बैठे, कोई इशू नहीं है। आप उसका हाथ लेफ्ट ही लेंगे, क्योंकि जो धड़कन है वो एग्जैक्ट धड़कन जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड पे आती है। ओके जी। थैंक यू। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि आज हमने इतना, अभी इस टॉपिक में मुझे मालूम है इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, मैक्सिमम को समझ भी आ गया होगा, क्योंकि बड़ी छोटी सी चीज। जी सर, जी पूछिए सर। ਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, नहीं नहीं, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ हमें ਨਾਲ उसके check लेफ्ट हैंड पे चेक करनी चाहिए। पेशेंट को अपने राइट साइड पे बिठा के रखना चाहिए, ताकि हमें इजी हो जाए। ये एक ਫਿਰ एक ਉਹ ये ਆਪਣਾ जनरल, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। जी हमारा राइट हैंड होगा, हमने राइट हैंड से चेक करनी है। सर फिर वो अगर वो कोई डायग्नोज लिखना है तो फिर वो खब्बे हाथ से कैसे लिखेंगे, हम लेफ्ट साइड तो लिखे नहीं जाएगा। सर पता है, अब आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ना, पर जो आपका जो मेन जो, देखिए ऐसा है, आप इसको करेंगे ठीक है। अब जो लेफ्टी है ठीक है, उसको तो उस चीज का समझ आ जाएगा ठीक है, पर जो राइटी है उसको यही हाथ यूज करना पड़ता है आपने। और सबसे बड़ी बात है, अभी क्या कर रहे हैं आप, पहले सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है। आपने 3 क्वेश्चन पूछे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पकड़ी नब्ज, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे, इस तरह से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पर सर आपका, जैसे वो आपको अपना राइट हैंड जी, यूज करना चाहिए। लेफ्ट ही है, अगर लेफ्ट कर सकता है कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी पर हमने पेशेंट का जो है वो हमने लेफ्ट हैंड ही चेक करना है। सर इसमें कोई मतलब डिफरेंट होगा दोनों बाजू में। सर नहीं, उसमें क्या है, आपको महसूस वही होगा ठीक है। उसमें मेनिस्कस का आपको अंगूठे की तरफ को ही देखने को मिलेगी, और महसूस आपको वही होगा। तो फिर तो वो राइट साइड लेफ्ट साइड से ही कर सकते हैं चेक। सर वो देखिए, राइट आप साइड से अपने देख हाथ से, सकते हैं। डॉक्टर अपने हाथ से कर सकता है चेक, पर जो पेशेंट का हाथ है वो लेफ्ट होना चाहिए। हाँ उनका तो लेफ्ट, उसका राइट होगा सर, फिर लेफ्ट कैसे होगा? जो अपना अपना लेफ्ट होगा उसका राइट होगा, अपना नहीं सर, राइट होगा उसका पेशेंट का लेफ्ट लेफ्ट होगा। ही रहेगा हाथ, जो दिल वाली साइड होती है ना, जो दिल वाला मतलब ਸਰ हाथ ਐਕਚੁਅਲੀ होता ਕਹਿਣ है ਦਾ ना। ਮਤਲਬ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ। हाँ जी, दूसरी साइड ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਉਧਰਲੇ ਸਕਦਾ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ चीज ਦਾ ਤਾਂ कोई ਕਰਕੇ इशू ਪੁੱਛ ਰਹੇ सर, ਸਰ। वो कोई इशू बैठनी नहीं है, चाहिए। वो कोई इशू नहीं है। आप, पर हमने जो पेशेंट का जो मैंने बताया कि जो हमने पेशेंट को चेक करना है, वो हमने लेफ्ट हैंड से चेक करना है, मतलब लेफ्ट हैंड का चेक करना है उसका हाथ। क्योंकि जो ये, आप कभी इसकी नब्ज को छू के देखिएगा और कभी इसकी नब्ज को छू के देखिएगा, राइट और लेफ्ट हैंड की नब्ज को चेक कीजिएगा, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि किसकी नब्ज जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, कौन हाथ की जो नब्ज है वो ज़्यादा आपकी एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं, आपको महसूस इधर भी नब्ज होगी, पर जो यहाँ की नब्ज महसूस होगी वो यहाँ की नब्ज महसूस नहीं हो सकती। चलिए, डिफरेंट है थैंक कोई यू। टेक्निकल पे आपका किसी का और कोई क्वेश्चन? मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि आज का जो पल्स डायग्नोसिस का था वो हमारा इतना सा ही टॉपिक था। उसके बाद फिर हम इसको हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, पल्स डायग्नोसिस भी हमारा आखिरकार टेम्परामेंट डायग्नोसिस। जी जी सर, डॉक्टर डॉक्टर सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। सर मतलब जैसे कि जो होते हैं तीनों मेनिस्कस होते हैं सर, जी जैसे डेप्थ में नापते हैं तो जी जी उसको 90 डिग्री पर ही मतलब देखना है। अगर जैसे इसकी फर्स्ट मेनिस्कस पर आता है तो वो डेप्थ में मतलब उसी से जाएंगे जी या 90 पे जाएंगे? सर देखिए, उसमें 90 नहीं, फिर देखिए जब मेनिस्कस हो गई ना, तो खुद ब खुद टेढ़ी हो जाएगी जी आपकी उंगली, ठीक है। जी जब जी आप जी मान लीजिए आपकी फर्स्ट मेनिस्कस पे आई तो ऐसे होगी ना उंगली। जब आपकी मिडिल
फर्स्ट पे आई तो ऐसे होगी, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके माप रहे हैं ना आप, जी जी तो उसमें जी 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 90 डिग्री का एंगल आपने सिर्फ शुरू में बनाना होता है, जब आपने उसको ढूंढना है। सबसे पहले तो आपने ऐसे रखी उंगली और नब्स को ढूंढा, जी नब्स आपको जब मिल गई, फिर उसके बाद आपने उसको 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है, 85 टू 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। जी और जी उसके बाद फिर आपने उसको जब ये आपको फिर उसके बाद आपको धड़कन महसूस होगी कि किस उंगली पे धड़कन है, जी ठीक है। फिर उसके बाद जी आपने उस उंगली पे आए, फिर उसके बाद ये और ये करके देखा है ना, फिर उसमें जो आपको जो चेंज मिलेगा, ये जो ये मेनिस्कस वाला टॉपिक है, अभी इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। आज अभी आपको शुरू में इस तक जाना ही नहीं चाहिए, शुरू में सिर्फ आप इन्हीं दो ओके को कवर कीजिए, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने ओके आपको सर बताया कि क्वेश्चन पूछिए पेशेंट से, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक सर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, मैं आपको बताता हूँ 80% तक जो पर्सन होता है ना, उसको कंफ्यूजन होती है इस चीज के ऊपर। ये जी सबसे जी जी आसान चीज होती है, ये सबसे आसान चीज होती है ढूंढना, क्योंकि इसमें आपको जी कहीं ना कहीं पे कोई मतलब आपको डिफरेंस बड़ी जल्दी मिल जाएगा। पर जो ये जी दो जी चीजों का डिफरेंस होता है ना, ऐसा होगा 80% पेशेंट में ऐसा होगा ना कि एक उंगली पे आपको दोनों उंगलियों के बीच का जो आभास का फर्क है ना, वो बड़े आदमी तो जी जी 10% का फर्क होगा सर। एक पे आपको मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे मिल रही है ना, तो दूसरे पे आपको जी ऐसे ऐसे करके मिलेगी, ठीक है। तो वो जो जी हल्का सा फर्क होता है, उस चीज को जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होता है सर। तो इसलिए जो आपको पहले पर जब आप ऐसे 15 20 30 पेशेंट को 50 पेशेंट के ऊपर जब आप अपने नर्व्स को जब जांच लेंगे ना, तो आपको वो जो जी हल्का सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो फर्क का जो डिफरेंस होता है ना, वो आपको उस समय बिल्कुल जी क्लियर हो जाएगा कि ये उसका डिफरेंस है। जी सर यही हमें पूछना था जी जी। ये डॉक्टर ये क्या नाम है इनका, धर्म सर, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर। मैं पूछना चाह रहा था सर कि मिडल से लिम्फ को मिडल में माने या फर्स्ट में माने? जो लिम्फ लिम्फ है जो लिम्फ, आपकी, वो सर आपकी मिडल फिंगर होती है। हाँ लिम्फेटिक ठीक, लिम्फेटिक के लिए मिडल और संग्वाइन के लिए इंडेक्स। इंडेक्स जी। ठीक। अब मैं आपको एक बार फिर से अपना जो पूरा हमने आज का किया था उसको मैं रिपीट करूंगा, और रिपीटेशन में सबसे ठीक है पहले सर। हम जी सर मिक्स में क्या मैंने मिक्स कैसे पता नहीं चलेगा? सर, देखिए, लिम्फ और लिम्फ तो नहीं, दूसरे दोनों आखिर में जो मिक्स है ना, वो भी आपका या तो लिम्फेटिक के ऑर्गन को शो करेगा या सिंग्वाइन के ऑर्गन को शो करेगा। जो पल्स डायग्नोसिस है, वो आपका टेम्परामेंट का उस वो आपको टेम्परामेंट नहीं शो प्रूफ कर रहा है, वो आपको ऑर्गन सिस्टम तक लेके जा रहा है। या तो आप ऑर्गन सिस्टम तक कैसे पहुंचेंगे, रिपोर्ट करवा के, जांच करवा के, या फिर आप ऑर्गन सिस्टम तक कैसे पहुंचेंगे, पल्स को जान के, है ना, पल्स को जांच करके। जी। ओके। अब उसमें क्या हुआ कि हमने उसका ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानना है, हमें रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। पर अगर आप रिपोर्ट नहीं करवा बिना रिपोर्ट करवाए जब आप पेशेंट को उसकी बीमारी के जड़ तक पहुंच जा रहे हैं, तो उससे पेशेंट को भी उसका खर्चा भी बच रहा है और आपके प्रति एक इम्प्रेशन भी चेंज हो जाता है ना, ये मेन चीज है। ये मैक्स का कैसे पता चलेगा हमको, ये पेशेंट मैक्स? सर देखिए, वो टेम्परामेंट क्लियर कर देगा आपको कि पेशेंट मिक्स है या नहीं है, ठीक है। पर आखिर में पल्स से आप पहुंचे कि मिक्स में उसका कौन सा ऑर्गन खराब हो रहा है। आखिर में इसमें क्या, मान लीजिए आपका जो पेशेंट था वो मिक्स टेम्परामेंट का था, लिम्फेटिक डोमिनेंसी का पेशेंट था, ठीक है। जब आपने उसकी पल्स को चेक किया, पल्स को चेक करने के बाद उसकी लिम्फेटिक की उंगली पे ही उसका आएगा, पल्स आएगा, क्योंकि डोमिनेंसी तो उसकी लिम्फेटिक की है ना। फिर उसके बाद आप उसमें जब आप चेक करेंगे, उसकी मेनिस्कस को चेक करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो पल्स डायग्नोसिस है वो आपका ऑर्गन सिस्टम तक जाने की विधि है। टेम्परामेंट किस चीज की विधि है, ये जानने के लिए कि इसको किस तरह की बीमारी है, इसकी बीमारी का विशेषण ऑफ ब्लड की वजह से है या विशेषण ऑफ लिम्फ की वजह से है, उससे आप पहुंच के टेम्परामेंट डायग्नोसिस से। पर उसके बाद विशेषण ऑफ ब्लड में आपका किस चीज के ऊपर विशेषण है, ब्लड प्रोड्यूसर पे विशेषण है, यूजर पे विशेषण है, या प्यूरिफायर पे विशेषण है, ये आपका या तो जो पैथोलॉजिकल लैब की जो रिपोर्ट होती है वो आपको बताती है, या फिर वो आपको पल्स डायग्नोसिस बताएगा। ये चीज है सर। ओके सर, तो थैंक यू। उससे आपका मिक्स का क्लियर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार अपना जो आज का जो अभी हमने पल्स डायग्नोसिस को क्लियर किया था, उसके बारे में आपको एक बार पूरा रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, एक है टेम्परामेंट डायग्नोसिस, उसको आपको करना ही करना है, शुरुआती दौर में आपको वही काम आएगा। टेम्परामेंट डायग्नोसिस से हमें मालूम पड़ गया कि इसकी किस चीज की डोमिनेंसी है या किस टेम्परामेंट का पर्सन है, और जब हमें टेम्परामेंट क्लियर हो जाएगा तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर जो रोग है वो या तो लिम्फ के रिगार्डिंग बन रहा है या फिर ब्लड के रिगार्डिंग बन रहा है।
फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे उससे, उसके बेस पे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको किस, उसका टेम्परामेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। पर अभी शुरू में आपने उसको टेम्परामेंट को सही से जानने के लिए क्या किया, पल्स को कैसे यूज किया, उसमें आपने जानकारी ली। अब मैं उसी के बारे में बताता हूँ कि पल्स की जानकारी हमने कैसे ली। ये 2 उंगलियां हैं आपकी, इंडेक्स और मिडल। इंडेक्स आपका सेंग्वाइन टेम्परामेंट, ब्लड रिलेटेड चीजों को बताएगा। मिडल आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट, लिम्फ रिलेटेड चीजों को बताएगा। और हर फिंगर पे 3 मेनिस्कस होती है। अंगूठे की तरफ से पहली मेनिस्कस होती है, बीच वाली ये दूसरी मेनिस्कस आ गई, और इस तरफ वाली तीसरी मेनिस्कस आ गई। अंगूठे की तरफ को पहली होगी, इसमें भी ये अंगूठे की तरफ है तो पहली मेनिस्कस, सेकंड मेनिस्कस, थर्ड मेनिस्कस, ये आपका होगा मेनिस्कस का। अब हमने पल्स को कैसे ढूंढा? पल्स को ढूंढने के लिए जब आप पहले पेशेंट का लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे, आप ऐसे उंगली से पहले आप उसकी पल्स को टटोलेंगे। जब आपको उसकी पल्स मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप इन दोनों उंगलियों की, जो अभी ये ऐसे है, अब आपने इसकी उंगली की पोजीशन को सेम कर दिया, ठीक है। फिर वो आपके पल्स के ऊपर आप उससे फिर दबाव डालेंगे। जब आप पल्स से अपने हाथ से जब उस उंगली पे पल्स पे दबाव डालेंगे, फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एक उंगली पे पल्स के आभास अलग है और एक पे आभास अलग है। अब मैंने आपको आभास का भी बताया, 80% केसेस में ऐसा होगा, बड़ा हल्का सा फर्क होगा आभास के अंदर, बड़ा हल्का सा फर्क। पर वो फर्क आपको जब आप 50-100 पेशेंट के ऊपर जब आप अपने पल्स डायग्नोसिस को आजमा लेंगे, तो आपको वो जो हल्का सा फर्क है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा आज तक का जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग पे। अब अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस किया करेंगे कि कौन सी मेनिस्कस पे हमारा क्या चीज होती है और उसकी गहराई को आपको कैसे जानना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था पल्स डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे हमारा मेडिसिन के ऊपर। तो जो कि आज जो मैंने मैसेज डाला था उसमें भी मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैंने उसमें लिखा था S लास्ट C1 C2, जबकि हमारा S11 और S12 रह चुका था, अभी रह गया था। तो आज पहले हम S11 S12 को भी कवर करेंगे और उसके साथ फिर S लास्ट को भी कवर किया जाएगा। और अभी हमारे पास समय है तो कोशिश करेंगे C1 और C2 को भी कवर किया जाए। तो इसी के साथ अब हम अपना जो सेकंड टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक में हमारा S11, जो S11 है, स्कोरोफोसो 11 है, वो मेन आपकी एंटी, जो उसकी किस तरह की कंडीशन में आपको उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो है एंटी वोमिटिंग रेमेडी। नोशिया, वोमिटिंग, इस तरह की कंडीशन में S11 आपका सबसे बेस्ट वर्क करता है। अगर किसी बंदे को साइटिका जैसी चीज भी है तो भी उसको कभी उसमें भी 80% नर्वस सिस्टम के डिजीज में, 80% गायनी के डिजीज में, या 80% आपका ऑर्गन रिलेटेड डिजीज में वोमिटिंग जैसे सिम्टम आते ही आते हैं। चाहे वो कुछ समय के लिए आएंगे पर वो आएंगे आपको सिम्टम, ठीक है। तो मैटी जी ने एक ऐसी दवाई भी बनाई है जो आपको उस बेस को कवर कर रही है। इस मेडिसिन में भी टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी 10 प्लांट है, जिसमें से 8 हमारे जो कॉमन प्लांट्स हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं, और उसके अलावा 2 यूनिक प्लांट है। और सेम वही चीज कॉन्सेप्ट हुआ है इसमें भी, कि जैसे कि जो पुराने हमने जब पढ़ रहे थे कि उन 2 यूनिक प्लांट की वजह से ही जो ये मेडिसिन है, जैसे इसमें ऊपर लिखा गया है एंटी वोमिटिंग और एंटी नोशिया, तो वो 2 यूनिक प्लांट की वजह से वो जो मेडिसिन है वो इस कंडीशन के लिए मेडिसिन एक्यूरेट बन गई। तो इसमें जो 2 यूनिक प्लांट है वो है मेलिसा ऑफिसनेलिस। मेलिसा ऑफिसनेलिस, इसका जो कॉमन नेम है वो है बाम, BALM, बाम। अब मेलिसा ऑफिसनेलिस के इसके क्या आपके मतलब ये किस चीज पे वर्क करती है, क्या इसका नेचर है, क्या इसके आगे इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके जो 2 ऑर्गन सिस्टम और आपका बॉडी सिस्टम के बेस पे, एक तो ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है और दूसरा ये आपका GIT पे काम करती है। एंटी वोमिटिंग थी, ये यूनिक प्लांट के जो आपके फीचर्स हैं वो भी नर्वस सिस्टम और GIT के रिगार्डिंग है। जब आपका नोजिया की कंडीशन बनती है उसमें भी आपको नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग चक्कर आते हैं या और GIT के रिगार्डिंग वोमिटिंग बनती है। तो जो उसका यूनिक प्लांट है उसका भी फीचर यही है, उसमें भी GIT नर्वस सिस्टम है, ये आपका किस तरह का चीज पे ज्यादा इसका असर रहता है, किस नेचर में, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। और GIT में इसका कैसे किस चीज के नेचर पे होता है, गैस्ट्रिक और इंडाइजेशन। तो उससे आपको क्लियर हो रहा है जब किसी को वोमिटिंग या नोजिया बनता है तो उसमें भी उसको स्ट्रेस सा महसूस होता है या घबराहट होती है, और दूसरा उसका या तो पेट में तनावट आने शुरू हो जाती है
या फिर उसको गैस्ट्रिक टाइप की कंडीशन बनती है जिससे उसको लगता है कि वॉमिट हो जाएगी। और जो इसका सेकंड यूनिक प्लांट है वो है लोबेलिया इन्फ्लेटा। लोबेलिया LOBELIA लोबेलिया इन्फ्लेटा। इसका जो कॉमन नेम है वो है इंडियन टबैको। जो ये प्लांट है ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अदर फीचर में उस तरह से कोई ज़्यादा खास फीचर्स नहीं है, जैसे कि GIT का हो गया या KUB का हो गया, पर ये जो इसका जो मेन जो फीचर है वो यही है कि ये जो प्लांट है ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक को करता है। उसमें भी जो इसका जैसे एक जो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है वो जैसे अस्थमा टाइप की कंडीशन होती है या ब्रोंकाइटिस टाइप की कंडीशन होती है, उसमें आपको इसका एक अच्छा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो ये था आपका S11 का यूनिक प्लांट। अब इसके बाद हम जाएंगे S12 में। S12 में भी सेम चीज़ है, आपका 7 जो है सॉरी 6 जो है वो आपके कॉमन प्लांट है, 8 में से कॉमन प्लांट 6 है, और जो 2 है वो आपके यूनिक प्लांट है। इसमें यूनिक प्लांट में जो आपका पहला है, अब पहले मैं आपको बता दूं S12 किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ये होती है ऑप्थाथैलेमिक, जिसका मतलब हो गया आपका ENT एंड आइज के रिगार्डिंग में आपका इसका बेस्ट रिजल्ट है S12 का। अब इसमें भी सेम चीज़ हुई है। इसकी जो कॉमन प्लांट है वो तो आपके मल्टीपल नेचर के, कोई GIT को वर्क कर रहा है, कोई KUB को वर्क कर रहा है, कोई किस आपका रेस्पिरेटरी को वर्क कर रहा है, पर जो इसके यूनिक प्लांट हैं उनका जब आप फीचर जानते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि जो इसका जो यूज़ बताया गया है उसकी वजह से इसका यूनिक प्लांट का यूज़ हो रहा है। पहला जो इसका यूनिक प्लांट है इसमें वो है यूफरेसिया ऑफिसनेलिस। यूफरेसिया ऑफिसनेलिस, इसका कॉमन नेम है आई ब्राइट, EYEI ब्राइट, इसके नाम से पता चल रहा है। तो जो इसके जो फीचर है प्लांट के वो आपका ENT और आइज़ के रिगार्डिंग है। कोई भी आपको ENT में ईयर, नोज, थ्रोट या आइज़ में जब दिक्कत आती है तो आप देखेंगे जब आपको कोई मेडिसिन प्लांट, किसी भी मेडिसिन का आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आपको उसमें ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। सेकंड है आपका एट्रोपा बेलडोना। एट्रोपा बेलडोना, इसका कॉमन नेम है बेलाडोना। अब इसमें भी आपका देखिए आइज़ में भी आपका ये थ्रोट में और आइज़ में भी आपका क्या बोलते हैं, थ्रोट आपका आ गया GIT के तहत में, ठीक है, और आइज़ आपकी आ गई नर्वस सिस्टम के तहत में। तो इसके भी जो 2 फीचर है, मेन फीचर है वो यही है, ये GIT में आपका वर्क करता है जिसमें ये आपका इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग में ज़्यादा वर्क करता है और बुकल कैविटी के रिगार्डिंग ज़्यादा वर्क करता है, और दूसरा है इसका नर्वस सिस्टम का जिसमें कि ये आपका हेडेक जैसी चीज़ को वर्क कर रहा है, पैरालिसिस जैसी चीज़ को वर्क कर रहा है, बेल्स पाल्सी जैसी चीज़ को वर्क कर रहा है। तो ये इसके जो यूनिक प्लांट है 2, उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आखिर में क्या हुआ, अपने प्रॉपर्टीज़ के कारण जो ये प्लांट है ये चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूं आपका जो S11 है उसके यूजेस कहाँ पे है, किस चीज़ के रिगार्डिंग यूजेस है। पहले मैं इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ। दिस रेमेडी इज डिफरेंट फ्रॉम S1 एंड अदर Strychnos nux vomica is changed with Lobelia inflata and Melissa officinalis. Due to this change, it became specific for nerve and hypogastric problems. S11 has its special pharmacological value of central nervous system and peripheral nervous system. आपका ये नोजिया, एंटी नोजिया एंड एंटी वोमिटिंग रेमेडी है, और जैसे कि इसमें बताया जो 2 प्लांट है उसकी जो फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी आपका एंटी नोजिया, एंटी वोमिटिंग या GI नोजिया आपका मान लीजिए नर्वस के रिगार्डिंग नोजिया बनता है और GIT का रिगार्डिंग वोमिटिंग बनती है, तो उसके फीचर्स में भी उन्हीं जो यूनिक प्लांट है उसके फीचर में ये चीज़ इंक्लूड होती है। अब इसका बेस्ट यूज़ विद S11 का बेस्ट यूज़ किसके साथ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। F1 L1 A2 WE F1 L1 A2 WE और YE, इसका है आपका बेस्ट यूज S11 के साथ। अब इसके साथ S12 का मैं आपको बताने जाऊंगा, एक सेकंड रुकेंगे हम इसमें जी। S12 के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या लिखा गया है। S12 आपका ऑप्टोथैलेमिक रेमेडी है जिसमें आपका आइज और ENT आ जाता है, और इसमें भी आपके 2 प्लांट चेंज हुए हैं जिसकी, और उन 2 प्लांट के जो यूनिक प्लांट हैं उनके जो आपका फीचर है वो आपको आइज और ENT के रिगार्डिंग ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी मैटी जी की एक अपनी ये सब कुछ मैटी जी ने ही बनाया है, ठीक है, और एक ऐसे काल में बनाया है जिस समय साइंस का उस न बड़े आज तो साइंस
आप जब एक पौधे का एक्सट्रैक्ट निकाल के अभी देंगे ना, 10 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा इसकी क्या प्रॉपर्टी है। उस समय उन पौधों की जो प्रॉपर्टीज हैं लोगों ने ट्रायल एंड एरर के बेस पे ही की है। ये बात भी सच है कि मैटी जी हिंदुस्तान भी आके गए हैं, एक बार नहीं 3-3 बार आके गए हैं, पर उसके बाद ये सब कुछ मैटी जी का ही बनाया गया है। और उनके जो दवाइयों में उन्होंने ही बताया कि दवाई किस रिगार्डिंग बनाई गई है, और उसी तरह से फिर जो उसमें यूनिक प्लांट है उसकी वजह से आज उन दवाइयों का जो आपको असर है वो देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका द चेंजेस ऑफ टू प्लांट यूफ्रेशिया एंड यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस एंड अट्रोपा बेलेडोना will lead the specification for eye diseases. This remedy is useful for any kind of degenerative changes in life apparatus and nervous related system. ये आपका है इसका जो S12 का जो फीचर है। अब ये बेस्ट यूज विद C5, C1, F1, BE, GE, इसके साथ इसका बेस्ट यूज है। तो ये था हमारा S12 तक का सफर। अब इसमें जो स्कोरोफ्लोसो में जो लास्ट है वो है आपका S लास सलाविस्टो स्कोरोफ्लोसो ला सटेवियो, एस लास जिसको बोला जाता है। इस प्लांट में 2 ही प्लांट है। ये आपका एंटी कॉन्स्टिपेशन रेमेडी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अभी इस प्लांट को, इस रेमेडी को बताने के बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे और ऐसे शेयर करूंगा जो कि आपको प्रैक्टिकल में और एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाने में मदद करेगी। पहले हम इसके जो प्लांट कॉम्पोजिशन है उसको जान लें। इसमें 2 प्लांट्स हैं, एक है जेंटियाना लुटिया जिसका नाम है जेंशियन, कॉमन नेम है जेंशियन, और जो जेंशियाना लुटिया है ये आपका जीआईटी को वर्क करता है, और दूसरा ये आपका हार्मोनल और हार्मोनल बेस पे वर्क करता है जेंशियाना लुटिया। जीआईटी में ये आपका किस तरह के वर्क कर रहा है, एपिटाइट रिगार्डिंग और आपका गैस्ट्रिक जूसेस या सेक्रेटरी जूसेस के रिगार्डिंग वर्क कर रहा है। ये भी एक नेचर है, हमें ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि जो स्कोरोफ्लोसो है वो हमारी क्योरिंग रेमेडी आती है। मैटी जी ने भी लिखा कि वो क्योरिंग रेमेडी है, ठीक है। और जो आप इसमें जब आप पाएंगे जितने भी प्लांट्स हैं ना, उसके फीचर्स जो है वो क्योरिंग वाले फीचर हैं। क्योरिंग एंड हीलिंग में क्या फर्क होता है उसके बारे में भी अभी डिस्कस किया जाएगा। और जो सेकंड प्लांट है इसमें वो है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस, जो कि है एलोवेरा जिसको बोलते हैं। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस का जो फीचर है वो क्या है, जीआईटी डिसऑर्डर पे वर्क करता है सबसे पहले ये। दूसरा, ये अल्सर जैसी चीज़ों को रिमूव को नॉर्मल करने में वर्क करता है। मस्कुलर कोई कारण बन रहा है, डिजीज बन रही है, उसके ऊपर ये अच्छा वर्क करता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर ये वर्क करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर वर्क कर रहा है ये, ठीक है। डायबिटीज जैसी, स्किन के लिए, आइज के लिए, कैंसर के लिए जो आपका एलो है ये वर्क करता है। तो ये है हमारे स्लास के फीचर। एक बार मैं आपको जानना चाहूँगा, ये आपने S-लास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपका जो बेस्ट यूज़ है वो है S1, S10, A3, C10, WE। S1, S10, A3, C10 और WE। अब इसमें एक नोट है स्पेसिफिक जो लिखा गया है वो है S-लास इज स्पेसिफिक फॉर एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन विद C10। इट मेक गुड इफेक्ट ऑन एनी टाइप ऑफ पाइल्स। C10 के साथ जब आप इसको यूज करते हैं S-लास को तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आज हमारा एक मेडिसिन ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हमने शुरू में शेयर की थी, उसको भी मैं आज एक बार फिर से करता हूँ क्लियर। इसमें हमारे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के नेचर क्या है पहले हमें वो भी जानना चाहिए, क्योंकि आखिर में मैटी जी ने लिखा था ये आपकी क्योरिंग रेमेडी है। स्कोरोफ्लोसो जो है वो क्योरिंग रेमेडी है। क्योरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है उसको सही कंडीशन तक ले आने का काम जो करते हैं वो होता है क्योरिंग नेचर। मान लीजिए एक चीज़ है, उसकी जो फॉर्म है या वो इस तरह की है, ठीक है, पर किसी कारणवश उसके फॉर्म में या उसकी चीज़ में कुछ खराबी आ चुकी है। वो कब क्योर होगी, जब वो अपने बराबर पुरानी स्टेज में जाके पहुंच जाती है तो वो जाके क्योर हो जाती है। तो जो स्कोरोफ्लोसो है वो आपकी क्योरिंग रेमेडी है। अब आपने देखा जब इसमें जितने भी स्कोरोफ्लोसो में जितने भी प्लांट्स थे ना, इसके जब आप फीचर जानेंगे ना, आप इसके फीचर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो फीचर्स थे ना वो क्योरिंग लेवल के फीचर्स थे, क्योरिंग नेचर के फीचर्स थे। क्योरिंग नेचर का मतलब जैसे कि वो आपको उसकी जो चीज़ को वो रिस्टोर कर रहा था, उसने उसको रेगुलेशन में नहीं लाया, किसी भी प्लांट ने रिस्टोर किया उस चीज़ को। पर रेगुलेशन में क्या चीज़ लेकर आती है, वो थी क्योरिंग।
क्योरिंग का मतलब वो वापस अपनी चीज पे वापस आके पहुंच चुका है। अब उसके बाद आता है आपका हीलिंग, जो कि हमारा कैंसरेसो। कैंसरेसो जो होता है वो आपका हीलिंग रेमेडी है। और हील का मतलब क्या होता है, अब क्या हुआ कि क्योर तो हो गया, वो दोबारा अपने जैसी चीज, जो पुरानी चीज थी पैथोलॉजिकल या जिस भी चीज पे वो नेचर पे जाके पहुंच चुकी है वो चीज, पर अब वो हील होगा। हील का मतलब क्या होता है, हील का मतलब होता है कि वो ठीक तो हो गया, पर अब उसको आगे उसी तरह से बने भी रहना है ना। अब मान लीजिए आपने उसको क्योर करके छोड़ दिया, कुछ समय के बाद वो दोबारा डिलेपिटेट कर जाए या रिलैप्स कर जाए, तो वो तो बीमारी फिर से दोबारा आ जाएगी। पर अगर आपने उसको, जब वो चीज हील हो जाएगी, मतलब वो जब जख्म, हील किसको बोलते हैं, जब जब वो जख्म भर जाएगा, तो अब वो चीज हील हो गई और वो जो चीज है वो दोबारा होने के चांस जो कम है। तो आप पाएंगे कि कैंसरेसो के जितने भी प्लांट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हीलिंग प्रॉपर्टीज है। जो स्कोरोफ्लोसो थे ना, उसकी जो प्लांट के जो प्रॉपर्टीज थी, जितने भी प्लांट्स हैं 80 to 90% प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्योरिंग प्रॉपर्टीज हैं। वो चीज को उसमें लिखा जाता है, लिखा गया है कि वो क्योर कर रहा है, कैसे, अपनी उस चीज को रीस्टेट करके। अगर मान लीजिए कोई जीआईटी के रिगार्डिंग है तो उसमें वो जीआईटी की कंडीशन तक वापस लेके जा रहे हैं उस चीज को, उसकी नॉर्मल कंडीशन तक वापस लेके जा रहा है उस चीज को, ठीक है। वो उस चीज में मेंशन किया गया है। ये भी मेंशन किया गया है कि आप उस चीज को लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो क्योर होने के बाद एक हद के बाद उस चीज का असर होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्योर अपने लेवल तक वापस आ चुकी है। पर वहीं पे जब आप कैंसरेसो के प्लांट्स को जब स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें भी 80% to 90% प्लांट के जो फीचर्स हैं, जो उसके आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। अभी मैं आपको आज जब स्टार्ट करूंगा, इसमें जो शुरू के जो 4 प्लांट हैं, इसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये पूरे के पूरे हीलिंग प्लांट्स ही हैं। टोटल इसमें आपके जैसे कि आपका C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, C6 हो गया, C10 हो गया, C13 हो गया, C15 हो गया, C17 हो गया। इन सारे प्लांट में आपके 4 प्लांट कॉमन ही है। आज उन 4 जो कॉमन प्लांट हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और जो ये 4 कॉमन प्लांट हैं, इन चारों का जो नेचर है, बाय नेचर वाइज ये आपके हीलिंग प्लांट हैं। हीलिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ कि ये आपको हील कर रहे हैं। वो जो क्योर हो चुकी थी चीज को, उसको कैसे हील करके मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कैंसरेसो 1 C1। C1 का जो पहला प्लांट है वो है विंसटॉक्सिकम ऑफिसनेल। विंसटॉक्सिकम ऑफिसनेल, जिसका की कॉमन नेम है स्वेलोवॉर्ट। स्वेलोवॉर्ट। अब इसमें मैं आपको बताता हूं इसके जो फीचर है वो क्या है, प्रॉपर्टीज है वो क्या है। पहले तो ये आपका यूरिन ट्रैक को वर्क करती है, ऑर्गन बेस पे ये आपको यूरिन ट्रैक पे वर्क कर रही है। और दूसरा ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे वर्क कर रही है। और इसके फीचर क्या है, ये आपका पेन रिलीफर है। अब क्या हुआ कि जो हील हो जाती है चीज, जब आपकी क्योर हो गई चीज ना, उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही चीज आपकी रहती है, वो रहती है अनईजीनेस। और वो अनईजीनेस 80 to 90% किस वे में वापस आती है, आपका दर्द के वे में वापस आती है। तो जो इसका पहला प्लांट है उसका जो एक जो मेन फीचर है, यूरिन ट्रैक में भी वो पेन्स को कंट्रोल कर रहा है और आपका उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी किसी भी तरह की वो पेन को कंट्रोल कर रहा है। ये था आपका पहला प्लांट विंसटॉक्सिकम ऑफिसनेल। अब सेकंड प्लांट है इसमें कोनियम मैकेलेटम। कोनियम मैकेलेटम, इसका जो कॉमन नेम है वो है हेमलॉक। हेमलॉक, ये कोनियम मैकेलेटम। अब ये किस किस ऑर्गन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, ये पहले तो आपका नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और तीसरा आपका ये यूरिन ट्रैक पे वर्क कर रहा है। अब इसके वर्क का नेचर क्या है, क्योरिंग तक तो वो आपको, क्योरिंग आपको डिसइक्विलिब्रियम तक से इक्विलिब्रियम तक ले आया, ठीक है। पर इस प्लांट के वर्क का नेचर क्या है, वो है आपका फेलियर को स्टॉप करना। जब फेलियर स्टॉप होगा तभी आपका ऑर्गन क्योर होगा ना, जाके वो हील हुआ तभी वो क्योर हुआ ना। तो इसमें जो आपका ये नर्वस फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, यूरिन ट्रैक फेलियर के बेस पे ये जो प्लांट है इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उस चीज के ऊपर वर्क करते हैं। अब अगला है आपका पिम्पनेला सैक्सिफ्रागा। पिम्पनेला सैक्सिफ्रागा, इसका कॉमन नेम है पिम्परनेल। पिम्परनेल, ये प्लांट आपका किस चीज पे वर्क कर रहा है और इसके भी नेचर आपको वही देखने को मिलेंगे। पहले तो ये ऑर्गन सिस्टम और बॉडी सिस्टम पे किस में वर्क कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम में ये जीआईटी पे वर्क करता है
और बॉडी सिस्टम में ये आपका नर्वस सिस्टम पे और मस्कुलर सिस्टम पे वर्क करता है। जीआईटी में ये किस चीज पे वर्क कर रहा है? ये एंटी इन्फ्लेमेशन, इन डाइजेशन और फ्लैचुअस, जो आपका फ्लैचुएशंस बनती हैं। अब वो भी आपका किस तरह की नेचर होगी वो आपको, अब मान लीजिए हमने ऑर्गन को तो क्योर तो कर लिया, पर बार बार अगर वो डिस्टर्ब होता रहे ऑर्गन, तो वो आपका क्योरिंग जो स्टेज है उसमें नहीं रुक पाएगा, वो दोबारा डिलेपिटेट करता रहेगा। तो जो ये प्लांट है इसका भी आखिर में नेचर किस तरह का निकला? आपका हीलिंग नेचर निकला, जो कि वो हील कर देता है उस चीज को, जिससे कि वो आगे जो चीज है वो डिलेपिटेट ना करे और जो क्योर हो रहा है वो जो प्रोग्रेस है वो बनी रहे। ये था आपका थर्ड प्लांट का, पिंपरनेल सैक्सीफ्रागा का। अब जो इसमें फोर्थ प्लांट है वो है रक्स टॉक्सिकोड्रोन। रक्स टॉक्सिकोड्रोन, इसका जो कॉमन नेम है वो है सुमाक। रक्स टॉक्सिकोड्रोन, कॉमन नेम सुमाक। अब ये आपका किस चीज पे वर्क कर रहा है? बॉडी में किस चीज पे वर्क कर रहा है? ये आपका एक तो स्किन पे वर्क कर रहा है ग्लैंडुलर बेस पे, और दूसरा ये आपका वर्क कर रहा है मसल बेस पे। अब स्किन पे ये किस तरह के वर्क कर रहा है? जैसे कि इरिटेशन होगी या फिर एंटी इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, उस चीज पे वर्क कर रहा है। और मसल बेस पे ये किस तरह के उस चीज पे वर्क कर रहा है? मसल और स्केलेटन बेस पे, जॉइंट पेन्स पे, अर्थराइटिक नेचर पे, इस तरह की चीज पे ये वर्क कर रहा है। तो ये जो चार जो कॉमन प्लांट है आपके, ये चार आपको आगे कैंसरसों में सारों में मिलेंगे। इन चारों प्लांट के जो आपको नेचर देखने को, जो आगे आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिली हैं, वो आपको मिली है क्योरिंग प्रॉपर्टीज। वो आपको क्योरिंग नेचर की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं, सॉरी हीलिंग नेचर की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। जो स्कोरोफ्लोसो के प्लांट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, आपने उसको नोट डाउन भी किया है, आपके पास ये, आप में से मैक्सिमम के पास ये बुक भी पढ़ी है। आप उस प्लांट के जब प्रॉपर्टीज को सर्च करेंगे आप पाएंगे कि उसमें जो हीलर है उसको, उसके अंदर जो प्लांट्स डले हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी हील की है, और जो क्योरर है उसके अंदर जो प्लांट्स डले हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी आपकी क्योरिंग की हैं, और जो आपके ऑर्गन सिस्टम के प्लांट हैं उसकी प्योरली प्रॉपर्टीज ऑर्गन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है। अब इसमें तो क्या मैक्सिमम जो प्लांट्स थे वो आपके मल्टीपल फंक्शन वाले प्लांट्स हैं। हर चीज में जो प्लांट है वो मल्टीपल फंक्शन वाले प्लांट्स हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि उसमें जो यूनिक प्लांट्स हैं वो प्योरली उसी ऑर्गन के बेस के ऊपर प्लांट्स बन गए या ऑर्गन सिस्टम के बेस के ऊपर प्लांट बन चुके हैं। तो इस तरह का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बेस वर्क किया गया है। आज से 200 साल पहले वो चीज़ को करके अंजाम दिया गया है। जिस समय में टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी, उस समय में अगर इस चीज़ की डेवलपमेंट की गई है, और तो ना मतलब कोई हमें शक नहीं है कि उस समय में मैटी जी ने जब ओरिजिनल मेडिसिन ली है तो चमत्कारी उनको जो असर हैं, रिजल्ट्स हैं, वो देखने को मिले ही होंगे। तो ये था हमारा जो कैंसरसों के कॉमन प्लांट्स थे। अब इसके बाद C1 का जो यूनिक प्लांट है जिसकी वजह से ये आपकी टिश्यू रेमेडी बन जाती है, वो है आपका जो यूनिक प्लांट है उसका है आपका कैलोफाइलम थैलीकैटोराइड, थैलोफाइलम थैलीकैटोराइड, जिसका जो कॉमन नेम है वो है कैलोथाइलम। कैलोथाइलम इसका कॉमन नेम है। अब ये आपका किस चीज़ पे वर्क करता है? ये आपका हार्मोनल बेस पे वर्क करता है और आपका जॉइंट बेस पे वर्क करता है। अब देखिए जो C1 है ना, ये जो आपकी टिश्यू रेमेडी मेन बताएगी कि टिश्यू रेमेडी है, ठीक है। और इसके जो कॉमन प्लांट है, इसका जो अपना खुद का जो फीचर है उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये हार्मोनल वर्क कर रहा है और आपका जॉइंट टाइप की चीज़ पे वर्क कर रहा है, मस्कुलर चीज़ पे वर्क कर रहा है। अगर आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है तो भी आपका टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से मस्कुलर बेस की डिजीज़ बन रही है, ठीक है। अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस बन रहा है तो उसमें भी आपकी जो बीमारी है वो आपकी टिश्यू बेस के ऊपर जा रही होती है, ये प्रूवन चीज़ है। तो एक कॉमन प्लांट की जो नेचर है उसकी वजह से जो उसमें पहले से डिफाइन किया गया कि वो किस चीज़ की, वो जो रेमेडी है वो किस चीज़ की रेमेडी बन जाती है। तो अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ composed of 5 herbs which are influenced with 5 major system of body. These systems are respiratory, GIT, KUB, nervous system and cardiovascular system. All degenerative changes and constructive work of all these segments can be managed by Cancerso 1.
और वही इसमें इसके जो पांचों प्लांट है या उसके जो हमने प्रॉपर्टीज जब चेक की तो उसमें पाया कि जो ये जो वर्क कर रहे हैं वो डीजनरेशन को रोकने में और कंस्ट्रक्शन को बॉडली कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में या एनहांस करने में इफेक्टिव है। इसलिए ये जो प्लांट है इसके जो रोल है वो इस तरह, जो रेमेडियस का रोल इस तरह से बना है। अब इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट प्लांट है वो है C2। इसमें भी जो हमारे 4 जो कॉमन प्लांट है, जो कैंसरसो के कॉमन प्लांट है, आपका विंस्टोक्सिकम, कोनियम, पिम्परनेला, रेक्स, ये आपके कॉमन प्लांट हैं। इसके अलावा जो ये भी आपकी टिश्यू बेस्ड रेमेडी ही है, पर इसमें जो आपके जो कॉमन प्लांट, जो यूनिक प्लांट है वो क्या प्लांट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिक प्लांट है इसमें आपका इक्विस्टम अर्वेसन। इक्विस्टम अर्वेसन, इसका जो कॉमन नेम है वो है हॉर्स टेल। अब ये जो प्लांट है ये किस चीज़ पे वर्क कर रहा है, और ये आखिर में टिश्यू रेमेडी, इन्हीं 2 प्लांट की वजह से ये टिश्यू ओरिएंटेड रेमेडी बन जा रही है। जो फर्स्ट जो प्लांट है इसका जो आपका बेस है वो क्या है, वो है आपका हीलर, ब्लड स्टॉपिंग, एंटी वुंड और आपका अल्सर, एंटी अल्सर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा ये के जो ऑर्गन सिस्टम पे किस पे वर्क कर रहा है, KUP पे वर्क कर रहा है और रेस्पिरेटरी पे वर्क कर रहा है। अब जब भी आपके बॉडी में टिश्यू डीजनरेशन होने लगता है ना, तो उसमें आपको 2 ही फैक्टर को हमेशा देखने को मिलेंगे मैक्सिमम पेशेंट में, 80 to 90% पेशेंट में। वो या तो उसके KUP पे स्ट्रेन जाना शुरू हो जाएगा या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे स्ट्रेन जाना शुरू हो जाएगा, इन 2 चीज़ों पे। तो जो ये जो कॉमन प्लांट है, जो यूनिक प्लांट है, इसकी जो फीचर है उसमें भी आप देखेंगे जो ऑर्गन बेस पे फीचर है वो KUP का फीचर है और आपका रेस्पिरेटरी का फीचर है। और उसके अलावा ये जो उसकी जो नेचर है, किस तरह का नेचर है, वो जैसे ब्लडिंग, इंटरनल ब्लडिंग को भी स्टॉप कर सकता है वो, फिर अल्सराइजेशन बन जाती है उसको वो स्टॉप क्योर करता है, वुंड्स को वो क्योर करता, हील करता है। इस तरह का जो इसका नेचर है, वुंड हील का नेचर है। जो इसका जो सेकंड जो यूनिक प्लांट है, लास्ट यूनिक प्लांट है, वो है पेट्रोसेलेनियम सैटिवम, पेट्रोसेलेनियम सैटिवम, पार्सले, जो धनिया जिसको बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में उसका थोड़ा अलग होता है, ये जंगली तरह का नेचर का प्लांट होता है, तो इसकी जो नेचर है वो थोड़ी अलग होती है जी। तो इसका जो आपका फीचर्स हैं, इस जो प्लांट के फीचर हैं वो हैं आपके ये, एक तो आपका जो ऑर्गन सिस्टम पे ये किस चीज़ पे वर्क कर रहा है, ये आप ग्लैंडुलर बेस पे ये आपका स्किन के ऊपर वर्क कर रहा है और ग्लैंडुलर वर्क कर रहा है। उसके अलावा जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी पेन मैनेजमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं और एस्ट्रोजन की प्रॉपर्टी है, एस्ट्रोजन क्रिएशन की। अब कोई भी टिश्यू रिगार्डिंग कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा जिसमें टिश्यू डीजनरेशन हो रहा होता है, आपको उसमें स्किन रिगार्डिंग ग्लैंडुलर बेस की दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी या फिर उसमें आपको जैसे इन्फ्लेमेशंस देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक प्लांट आपका उस चीज़ को वर्क कर रहा है। उसके अलावा जैसे H2 आपका फीमेल फ्रेंडली रेमेडी है। अब आप जब फीमेल के डिजीज़ के आप सिम्टम्स जानेंगे, देखेंगे 80 to 90% डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसको जो इसके जो 2 यूनिक प्लांट है उसको हील भी कर रहे हैं। जैसे H2 में भी आपके जो उसके यूनिक प्लांट था वो आपका फीमेल ओरिएंटेड यूनिक प्लांट था, जिसकी वजह से वो फीमेल उसको कवर कर रहा था, क्योर कर रहा था। और वहीं पे जब फीमेल में कोई भी आपको डिजीज़ देखने को मिलेगी तो उसमें जब आपको 80 to 90% में जो उसके सिम्टम मिलेंगे वो आपको या तो ग्लैंडुलर बेस्ड सिम्टम मिलेंगे या स्किन बेस्ड सिम्टम मिलेंगे या फिर KUP बेस्ड सिम्टम मिलेंगे। और जो ये जो 2 प्लांट है, इसका जो यूनिक प्लांट, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपका यही है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आपका फार्माकोलॉजी बेस पे क्या बताया गया है। C1 से इसमें आपका 2 प्लांट इसमें एक्स्ट्रा डाले गए हैं और ये आपका ऑल सेक्रेटरी ग्लैंड्स पे वर्क करता है, जैसे कि थायराइड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, पिट्यूटरी हो गया, लीवर हो गया, रीनल हो गया। और ये आपका फीमेल यूरोजेनिटल बेस पे भी वर्क कर रहा है प्लांट। अब इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस्ट यूज़ किसके साथ है। इसका जो आपका C1 है उसका बेस्ट यूज़ है S1, F1, A3, VEN1, RE, GE। जो C1 है, कैंसरसो 1 है, उसका आपका बेस्ट यूज़ है S1, F1, A3, VEN1, RE, GE। और जो सेकंड है वो है आपका
S2L1Ven1REYE। इसका जो आपका बेस्ट यूज़ है वो है आपका C2 का S2L1Ven1RE और YE के साथ। तो ये है हमारे अभी तक के जो आज का जो लेक्चर था उसके टॉपिक के जो पूरा कंपोनेंट था वो आज इस पे खत्म होता है। अब मैं आपसे 2 मिनट का एक वेट चाहूँगा और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछना स्टार्ट करें। जी ठीक है सर, आपने पूछा कि ये बुक आपको कैसे अवेलेबल हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास ये बुक है, जो हमारे यूजर्स होते हैं ना उनके पास ये बुक होती ही है, ठीक है। बाकी अब इसमें और ये आपकी कई लोग इसको इसलिए नहीं एक्वायर करते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें प्लांट की डिटेल है तो उसकी वजह से वो उस तरफ जाते नहीं हैं, क्योंकि मेन तो प्रैक्टिकल के ही रहता है ना। अब अब जैसे आपको सबको मालूम है कि हमारा कंपनी कंसल्टेंसी प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के पेशेंट को भी चेक करता है ना। तो जो उस तरह की चीज़ों को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें फिर उनको कई बार इस चीज़ की नीड लगती नहीं है। ये हमारा प्योरली एजुकेशन बेस्ड लिटरेचर है, इसलिए मार्केट में इसका ज़्यादा जो अवेयरनेस नहीं है। अब गाइड की तो अवेयरनेस है क्योंकि उसका तो रोल अलग है। तो ये था आपका ना। अच्छा तो ठीक है नहीं, जी एक जो बुक आपने भी तो निकाली है ना। सर, यही है वो मटीरिया मेडिका, ठीक है। ये आपका हिंदी में है, इंग्लिश में है और रीजनल लैंग्वेजेस में भी कुछ लैंग्वेजेस में है, जैसे पंजाबी में हो गया। तो उस तरह से ये है। नहीं, इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मैं आपको नंबर भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है। उससे पहले चलिए ठीक है, अभी क्या है, आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा जल्दी भी हो चुका है तो थोड़ी सी कुछ कॉमन डिस्कशन भी हम कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। अभी पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स को भी देखा होगा, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो अभी हम सिर्फ प्योरली एजुकेशन के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं। अभी क्या है, जैसे आज हमने पल्स डायग्नोसिस को स्टार्ट किया, उससे पहले हमने टेम्परामेंट को ख़त्म किया। उसमें हमने प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है उसके बेस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी कर रहे होंगे। जब आप उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टेम्परामेंट डायग्नोसिस का, उसमें 4 मेन पॉइंट थे, उसके 15 सब पॉइंट थे। आपको कम से कम तो 100 पेशेंट के ऊपर उस चीज़ को आजमाना ही पड़ेगा। जब आप 100 पेशेंट को उस चीज़ को आजमाएंगे ना, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली उस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है और उस चीज़ को परफॉर्म करके आपके पास क्या डाटा आता है। 1, 2, 5 पेशेंट को जब आप आजमाएंगे आपको सिर्फ ये मालूम पड़ेगा, अच्छा इसकी तो मैंने चप्पल घिसी हुई देख ली, इससे मुझे ये मालूम पड़ गया, तो इससे मुझे डाटा को कैसे कंक्लूड करना है। इसका मैंने हाथ मुंह को देखा, उससे मुझे डाटा को कैसे कंक्लूड करना है। पर आखिर में जब आप इसमें 50-100 लोगों के ऊपर इस चीज़ को पूरा परफॉर्म कर लेंगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इस चीज़ को कैसे जो आगे मतलब जो आप जब हम इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा जब हमने इसमें 50-100 पेशेंट के ऊपर उसको वर्क किया होगा। तो अभी तक हम इसमें आपका एजुकेशन बेस के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत छोटी सी चीज़ होती है। प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, शुरू में हमने क्या किया, आप तो डायग्नोज को आप सीख रहे हैं, अपने लेवल पे करते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल के शुरुआत में हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला ही देना है किसी को भी। उसमें डायग्नोसिस का आपका सिर्फ इतना रोल होना चाहिए, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसकी बीमारी किस चीज़ की बीमारी है एग्जैक्ट। मान लीजिए वो हमें क्लियर हो गया, हमने वो चीज़ के रिगार्डिंग का उसको फॉर्मूला बना के दे दिया और फॉर्मूला यूज़ करके 2 हफ्ते का हमने उसको यूज़ करवाया। फिर हमने पाया कि कुछ पेशेंट में मान लीजिए अगर 10 पेशेंट को दिया तो 10 में से 4 पेशेंट को वही फॉर्मूला अच्छे से वर्क करने लग पड़ा। बचे हुए 6 पेशेंट में फिर हमने आगे उसको टेम्परामेंट बेस पे चेंज करना शुरू किया। टेम्परामेंट बेस पे मान लीजिए कि हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ था उसमें हमने देखा था कि टेम्परामेंट बेस की रेमेडी नहीं थी, उसके जुड़ी हुई रेमेडी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, जो दूसरी रेमेडी को निकाल दिया और जो उसके टेम्परामेंट से मिलती हुई रेमेडी है या ऑर्गन सिस्टम से मिलती रेमेडी है उसको उसमें डाल दिया। फिर हमने 2 हफ्ते के बाद पाया कि जो बचे 6 थे उसमें से भी हमें 4 में रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमको वो प्रैक्टिकल करते रहना होता है, जिससे आखिर में जाके 6 महीने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर आपका एक प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है और आपको कैसे आगे अच्छा इफेक्टिवली रिजल्ट लेना होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सर। हाँ सर, जी जी
एक छोटा सा एक जी इंसिडेंट बिल्कुल शेयर करना था। एक केस था मेरे पास में सर। जी अभी जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, वैसे पल्स डायग्नोस और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हुए हैं। जी रोज़-रोज़ प्रैक्टिकल ले रहे हैं। अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास कुछ टाइम पहले, जी 10-12 दिन पहले। तो वो जिस तरह के सिम्पटम बता रहा था, कोई भी उसको डायरेक्टली यही बोलेगा कि आपको हार्ट डिसीज़ है, मतलब इस तरह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जी लेकिन मैंने प्री-जज नहीं करा उसको, मैंने टेम्परामेंट और ये चीज़ें देखने की कोशिश करी और पल्स डायग्नोस किया। और मैं क्या पेशेंट के सामने लिखता रहता हूँ, जी उनकी जी प्रिस्क्रिप्शन रखता हूँ सामने और उसी पे लिखता रहता हूँ कि मुझे लीवर पे डिफेक्ट लग रहा है, मुझे ब्रेन पे लग रहा है, इस जी तरह से चीज़ें। तो मैंने 3 पॉइंट लिखे, उसमें जी हार्ट नहीं था। जी तो जी पेशेंट थोड़ा-सा सैटिस्फाई नहीं हुआ। जी उसको लगा कि मुझे हार्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जी तो मैंने उसको जो अपना डायग्नोज़ बना था, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया और वो सैटिस्फाई तो था नहीं, क्योंकि और उसको लगा कि मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है। तो उसने एलोपैथ डॉक्टर को, एमडी मेडिसिन को दिखाया। जी तो वो डॉक्टर ने उसको हार्ट डिसीज़ ही बोला कि आपको हार्ट डिसीज़ है और जी उसने उससे रिलेटेड उसको इन्वेस्टिगेशन कराए। जी वो सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आए उसके। बिल्कुल बिल्कुल ईसीजी भी नॉर्मल आया, लिपिड जी प्रोफाइल नॉर्मल आया, प्रोपाई और इस तरह के टेस्ट हुए, सब नॉर्मल आए। और जी उन्होंने बोला कि आपको गैस की प्रॉब्लम है और वो वाला ट्रीटमेंट उसको देके रेफर कर दिया। जी जी उसने 3-4 दिन वो ट्रीटमेंट लिया। अपना ट्रीटमेंट वो लेके गया था लेकिन लिया नहीं था उसने, यूज़ नहीं किया था। जी उसने एलोपैथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसको जी 4-5 दिन हो गए, कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। वो जी वापस मेरे पास आया। जी जी फिर वो जो 3 पॉइंट मैंने लिखे थे उसको बोला, मैंने कहा ये तीनों जाँचें आप करा के लाइए। जी तो उसका B12 भी डिसबैलेंस था, बहुत ज़्यादा लो था। जी उसके लीवर प्रोफाइल पूरा गड़बड़ था। जी जी और एक मैंने उसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी कि आपकी नींद-वींद प्रॉपर नहीं आती है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको। इसके जी लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं मेडिसिन दूँगा। जी तो वो पेशेंट 3 दिन बाद वापस फ़ोन करता है कि सर मुझे एकदम रिलीफ हो गया है। और जी अभी सिर्फ़ 10 दिन के अंदर उसने 2 पेशेंट दूसरे रेफ़र करे मेरे पास में जी 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 कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे दिखाओ। तो सर अभी सीख रहा हूँ हालाँकि, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मतलब मिलता है, बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल होता है। पता है क्या सर, देखिए मॉडर्न सिस्टम की खामी ही यही है। वो सीधे आपका सिम्टम सुनता है और उसके ऊपर सारे टेस्ट करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। जबकि सही हमारे है, सही है। हमारे उसमें ही ये लिखा है कि सिम्टम तो हजार होते हैं पर बीमारी का कारण एक बनता है जाके, ठीक है। तो हमें कभी भी सिम्टम के उस तरफ नहीं सोचना होता है, हमें उसके बीमारी के कारण की तरफ को जाके ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं सही। तो खुद ब खुद जो पेशेंट है वो सही होना शुरू कर देता है। इस तरह के सिर्फ ये चलिए ये तो आपका एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस तरह से हम जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ना, खासकर जो हमारे साथ जुड़े भी हैं, जो वर्क भी कर रहे हैं, वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस बताएंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन अपीयरेंस है। आज हमारे पास भी जब ओपीडी में कोई पेशेंट आता है ना, तो अगर 100 पेशेंट आता है तो उसमें से 90 पेशेंट जो होते हैं ना, वो आके यही बोलते हैं जी हमारी रिपोर्टें तो सारी नॉर्मल है, पर पता नहीं चला कि बीमारी क्या है, ठीक है जी। जी, अब वही बात है ना, क्योंकि आखिर में रिपोर्टें किस चीज की करवाई गई होती है, उसको जी दर्द यहाँ पे होगा जी। अब उसने बोला ठीक है तेरा एमआरआई करवा देते जी, सीटी स्कैन करा देते जी, यहीं का करवाएंगे जी। अगर क्योंकि उसमें हमने भी ये चीज की है। अभी क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें इस चीज को फॉलो भी करना चाहिए। शुरू में जी, पेशेंट क्या है, वो रिपोर्ट को ज्यादा मानता है, ठीक है। आज चलिए आज हमारे किसी डॉक्टर का बहुत बड़ा नाम हो चुका है ना, तो उसके पास आके उनको मालूम है रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जब इनिशियल स्टेज में तो वो रिपोर्ट को मानता ही मानता है, ठीक है। अब क्योंकि वो जब वो पहले कहीं से आया होता है, उसकी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स की भी गई होती है। तो जब वो आपके पास आता है जी, ना, वो आपको इतना बड़ा दस्तावेज लेके आता है और बोलता है कि इसमें से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं जिसमें कोई खराबी ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट को देखने से पहले ना हमको क्या करना चाहिए, उसका एक डायग्नोज बनाना चाहिए, जैसे कि आपने किया, ठीक है। वो डायग्नोज बनाओ, फिर उससे पूछो कि हाँ भाई ये रिपोर्ट आपके पास है। जब आप उस चीज में वो रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि अगर 100 पेशेंट में आप 10 में पूछेंगे ना, 10 में से ना 8 के पास वो रिपोर्ट्स होंगी नहीं। वो जो डॉक्टर उसने वो रिपोर्ट करवाई नहीं होगी। फिर आप उसको बोलेंगे भाई जहाँ पे तूने इतना खर्चा किया, जा तू जरा ये भी रिपोर्ट करवाया, क्योंकि तेरी बाकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है तेरे अकॉर्डिंग। फिर वो रिपोर्ट नॉर्मल सही। जब जाता है, रिपोर्ट करवाता है, फिर उसके बाद वो जाके उधर चेक करता है जाके, उसको मालूम पड़ता है कि इस रिपोर्ट में खराबी आई है। फिर एक बार को हम जैसे डॉक्टर बोल भी देते हैं कि भाई अब जा जाके जो जिसने तरफ से पहले इतने ज्यादा दस्तावेज करवाए हैं, रिपोर्ट्स करवाई है, उसको जाके बोल कर रहा कि भाई अब ये रिपोर्टें देखिए इसमें गड़बड़ आई है, और उससे ये सवाल पूछो कि आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई थी। तो मैक्सिमम टाइम बोलते जी आपका सिम्टम तो यहाँ का था, हमने सोचा यहाँ की क्यों करवाना। अगर भाई तेरे को सिम्टम पे करवाना तो इतना बड़ा डॉक्टर काहे को बना है ना, इतने साल सही है। एमबीबीएस की, इतना कुछ किया। तो ये हाँ, मेन ये देखिए, अभी हमारी बात हो भी डायग्नोज पे ही रही थी। मेन है सर जी, डायग्नोज। अगर आप एक जी, एक्यूरेट डायग्नोज बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जी, प्रैक्टिकल में तो आपको ट्रायल एंड एरर बहुत ईजी हो जाता है सर। जी।
एक बुक का ट्रायल एंड एरर है, दूसरा होता है खुद से फॉर्मूला मेकिंग का ट्रायल एंड एरर। आज पिछले 10 सालों में फिर भी फॉर्मूला मेकिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है। कैसे? क्योंकि आज के समय में जो सीनियर लोग हैं ना, वो भी आपको बोलते हैं कि थोड़ी-थोड़ी मेडिसिन यूज़ करो। पर आज से 10 साल पहले जो सीनियर के लोग थे ना, वो एक फॉर्मूला के अंदर 20-20, 30-30 मेडिसिनें डलवा देते थे। 38 मेडिसिन होती तो 25-25, 30-30 मेडिसिन डल रही हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी आपका ट्रायल एंड एरर कभी कामयाब नहीं हो पाता था। पर आज क्या है, आपका डायग्नोज सही होना चाहिए, एक एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके बाद आप फिर ट्रायल एंड एरर के बेस में विदिन 1.5 मंथ के अंदर कोई भी आपका पेशेंट होगा उसको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं। मैंने क्या बताया, ये हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास है। अगर आप 10 पेशेंट को चेक करेंगे ना, हाँ, एक बात पेशेंट को हमेशा शुरू में क्लियर कर दो कि भाई दवाई तभी लो हमसे अगर 3 महीने खा सकते हो। जब वो पेशेंट जब 3 महीने खाने के लिए रेडी हो चुका ना, तो हमें मालूम है कि 1.5 महीने के अंदर तो हम कोई ना कोई रिजल्ट ले ही लेंगे ट्रायल एंड एरर के बेस पे, ठीक है? शुरू में ट्रायल एंड एरर किया जाएगा। फिर अब क्या, अब जैसे आप मनोज सर, आप ही हैं, आप फ्रेशर हैं, न्यू कमर है, ठीक है? पर अगले 5 साल के अंदर ऐसा होगा कि आपने 100 पेशेंट डायबिटीज के भी देख लिए होंगे, 100 पेशेंट आपने गायनी के भी चेक कर लिए होंगे। इस तरह से आपके माइंड के अंदर इतना एक डाटा बन चुका होगा ना, तो फिर उसके बाद फिर आपका ट्रायल एंड एरर खुद ब खुद कम हो जाएगा। वो आपको मालूम है कि पहली बार ये फॉर्मूला दे दो, अगली बार वो आपको आके बताता है कि मेरे को उस तरह से रिलीफ नहीं आया, तो आपको मालूम है कि अच्छा ये तो मुझे इस बेस का चेंज करना है, तो आपने बस वही एक-एक चेंज किया। अगली बार पेशेंट आके बोलता है जी इस बार मेरे को अच्छा रिलीफ आया, अच्छा रिलीफ आया, है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा, आज एक चीज़ पे और थोड़ा-सा बात डिस्कस कर लेते हैं। सुरेश सर प्लीज़ ज़रा। जी, आज एक चीज़ पे और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या कि हमें पेशेंट को कैसे कंसल्ट करना होता है। जब आपके पास पेशेंट आता है ना, पेशेंट से आते ही पहली बार पे पूछिए कि उसको क्या-क्या चीज़ें महसूस हो रही है। पहले तो उसकी हिस्ट्री ले ली। हिस्ट्री में क्या पूछा कि उसको पहली बार कब हुआ था? 1 साल पहले, 1 महीने पहले, कब हुआ था? जब हुआ था तो उसको क्या-क्या चीज़ें महसूस हुई थी? वो चीज़ उसकी हिस्ट्री ले ली। फिर उसके बाद आपने पूछा कि आज उसको क्या-क्या महसूस हो रहा है? उस चीज़ की पूरी जानकारी ले ली। अब क्या हुआ, आपने उसको 2 हफ्ते की दवाई दे दी। 2 हफ्ते की दवाई लेने के बाद ना, वो आपके पास वापस आया ना, 80% पेशेंट आके आपको पता है क्या बोलेगा कि सर मुझे ना फ़र्क नहीं महसूस हुआ। उसने आपको ये बोला पर वो फिर भी आपके पास दोबारा आया है, ठीक है? पर फिर उसी दिन आपको उससे एक चीज़ क्लियर करनी है। वो चीज़ कब क्लियर होगी? जब पहले दिन हमने वो ये 3 पॉइंट उससे क्लियर किए होंगे। आपने उससे पूछा कि पिछली बार आप आए थे जब आपने मुझे ये सारे सिम्पटम बताए थे, ठीक है? अब पिछले 2 हफ्ते में उसने मान लीजिए आपको 2-3 सिम्पटम ऐसे अज़्यूम कर लेते हैं कि उसने बोला कि उसको गैस्ट्रिक भी बन जाती है, गैस्ट्रिक के अटैक आ जाते हैं हफ्ते में 1-2 बार, उसको पेन हो जाती है कभी-कभी हफ्ते में 1-2 बार, पेन वाला पेशेंट पेन किलर खाता है हफ्ते में 1-2 बार, है ना? 2-3 बार। अब वो पेशेंट आया आपके पास, ठीक है? 2 हफ्ते के बाद दवाई लेके, अब उसने मतलब मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर आपको उससे वो जो बातें उसने बोली ना, उस चीज़ को पहले पूछना है कि अच्छा ये बातें आपको होती थी? बोला जी होती थी। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा आपने बताया था कि ये चीज़ें आपको दिन में 5 बार हो जाती है, मतलब महीने में 2 हफ्ते में 2-3 बार हो जाती थी। पिछले 2 हफ्ते में कितनी बार हुई? 80 टू 90% पेशेंट ये बोलेगा कि हाँ, उसमें थोड़ी कमी आई है। फिर इसी तरह से जो उसके जो सिम्पटम्स होते हैं, अदर सिम्पटम्स होते हैं ना, वो आप जब उससे वो चीज़ डिस्कस करेंगे ना, 80 टू 90% पेशेंट आपको बोलेगा कि उसमें चाहे वो आपको 10% की कमी बताए, 15% की कमी बताए, 20% की कमी बताए, पर वो आपको कमी बताएगा ही। अभी क्या हुआ था, पहले आते उसने आपको बोल दिया कि मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला, पर 10 मिनट के अंदर ही वो सवाल जवाब करने के बाद उसने खुद अपने मुँह से एक्सेप्ट कर लिया कि उसको कुछ रिलीफ आया है। जब वो उस तरह की बात उसके सामने आती है ना उस समय, तो फिर पेशेंट भी समझ जाता कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर ने उसके मुँह से वो चीज़ बात निकलवा ली, ठीक है? पेशेंट उसी चीज़ पे कन्विंस हो जाता है कि डॉक्टर को मैंने जब इस तरह से बोला तभी उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे एक फ़र्क गिना दिया, ठीक है? इसका मतलब मैं सही हो जाऊँगा। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट की जो कंसल्टेंसी में आपको जो उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो कंसल्टेंसी करना बहुत ज़रूरी है, और एक्यूरेट कंसल्टेंसी होनी चाहिए, ताकि अगली बार आए जब पेशेंट तो आपको उससे बात करने के लिए पॉइंट्स हो। अब ऐसा नहीं कि पहली बार आया था, उसने आके आपको बोल दिया कि हाँ जी, मुझे तो ये चीज़ हो रही है। हमने अपना डायग्नोज भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, पर उससे हमने सवाल जवाब नहीं किया कि क्या-क्या होता है, ठीक है? पर अगली बार जब वो आएगा, तो फिर उसको बताने के लिए कुछ नहीं होगा ना, हमें उसको बताने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए पहली बार में उसके अपना डायग्नोज बनाइए, सब कुछ कीजिए, पर पहली बार में उसके जो सवाल जवाब है, उसको भी आप कंप्लीट करवाइए सर। और सेकंड पॉइंट इसमें ये कि हाँ, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सबसे बड़ा जो फीचर है ना, वो ये है कि ये आपका किसी भी बीमारी में ना सप्रेशन को रिलीज करना शुरू कर देता है एकदम से। और जब सप्रेशन रिलीज होता है ना, तो सामने वाला सोचता है कि साइड इफेक्ट हो गया, जो कि जिसको हम अगर साइंटिफिक वे में बोले तो वो एग्रावेशन होता है।
कब तो अगर जब अब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया, मान लीजिए पथरी का पेशेंट आ गया, या हार्मोनल डिसबैलेंस का पेशेंट आ गया, या गायनी का कोई पेशेंट आ गया, फाइब्रोइड का पेशेंट आ गया, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कभी कभी होती है, इस तरह के जो आप पेशेंट से आपने जानकारी ले ली थी, उसने आपको बता दिया ये चीज़ें होती है, आप उसको अगर ऐसा बोलेंगे ना कि भाई अगले 2 हफ्ते में हो सकता है ये चीज़ें में थोड़ा बढ़ाव हो, या कुछ भी इस तरह से आप उसको पहले से बताएंगे, तो 80% 90% पेशेंट तो आपका तभी कन्विंस हो जाता है जब उसके साथ वो चीज़ होती है ना, तो खुद बोलता है नहीं डॉक्टर ने तो मुझे बोला ही था कि ये चीज़ हो सकती है, अगर ये चीज़ हुई है तो इसका मतलब डॉक्टर के इलाज के तहत ही सब कुछ हो रहा है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए पेशेंट को आगे कंसल्ट करना चाहिए, जिसकी इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही आपका जो पेशेंट होता है वो आप तक लंबे समय तक आपके साथ बन के रहता है सर। तो अच्छा, किसी का लेक्चर के रिगार्डिंग या कोई भी अभी तक जो हमने पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो? सर एक क्वेश्चन भी है, जी जी जैसे कि स्ट्रोक ग्रुप और ये कैंसर ग्रुप में जी जी जैसे कि वो क्यूरेबल ग्रुप से आता है स्ट्रोफ्लोसिस, जी और जी कैंसर हम बता रहे हैं कि ये जी जी हीलिंग ग्रुप से है। जी जी तो मतलब क्योर का मतलब कि डिसीज को वो ठीक करा, और क्योर का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसकी वजह से, डिसीज की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, जो डिफेक्ट आए थे, उसको ये हील कर रहा है, मतलब कि जैसे कि जी सेल का जी स्ट्रक्चर हो गया, देखिए, क्योरिंग का मतलब टिश्यू होता है का ना, स्ट्रक्चर हो गया। जी, क्योरिंग का मतलब है जी कि वो अपनी पुरानी कंडीशन में दोबारा पहुंच गई जाके चीज, ठीक है। अब देखो, चोट लगी किसी को, ठीक है, पूरा बड़ा सा जख्म बन गया, ठीक है, पर वो जख्म तो भर जाता ना एक बार को, चमड़ी बन गई, ठीक है, पर उसके ऊपर अभी पपड़ी बनी है, ठीक है, जो पपड़ी बन के जब वो एक बार पपड़ी बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी बार पपड़ी बनेगी, फिर तीसरी बार पपड़ी बनेगी, तब जाके वो जख्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, पर वो जख्म तो पहली बार में भर चुका है ना, वो सुपरफिशियल, अब उसके इंटरनल तो कोई भी उसकी कंडीशन, जो उसकी फिजियोलॉजी थी, वो दोबारा उसी नेचर पे आके पहुंच चुका है ना। तो जो प्रोसेस ऑफ क्योरिंग होती है वो आपको उस नेचर तक दोबारा लेके जाती है, वो जो उसकी जो एक्यूरेसी होती है उस तक दोबारा लेके जाती है, और जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग होती है वो उसको आखिर में आपको जो जो दोबारा हो चुका है, वो नॉर्मल आ चुका है, पर बीमारी अभी भी शरीर में है, ठीक है, वो बार बार उस चीज पे अटैक कर रही है, पर जो हीलिंग होती है वो उसके अटैक को इतना मजबूत, मतलब ऑर्गन को इतना मजबूत बना देती है, ताकि फिर वो जो अटैक है वो खुद ब खुद कुछ समय के बाद डिलेपिटेट कर जाता है और वो खत्म हो जाती है चीज, है ना। तो जो क्योरिंग होता है उसका मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में वापस आना, और जो हीलिंग होता है वो होता है कि नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करके उसको परमानेंट करना, ये फर्क चीज है सर। बाकी मैंने आपको बताया ना सर कि आप जब इसमें प्लांट्स को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो सर ये प्लांट्स के नेचर ही, सबसे बड़ी बात है कि प्लांट्स के नेचर ही वही है जो हीलर, जो आपका क्योरिंग स्कोरोफ्लोसो के जो भी प्लांट है ना, उसमें जब आप उसका चलिए बाकी कुछ थोड़ी साइंटिफिक फार्माकोलॉजी जो फार्माकोपी होता है वो ले लीजिए, ठीक है, साइंटिफिक रेफरेंस ले लीजिए, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है, जब जो हमारी क्योरिंग रेमेडी है ना, तो उसमें उस प्लांट का जो आगे उन्होंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, उन्होंने हीलिंग नहीं लिखी है, उन्होंने भी क्योरिंग ही लिखी है। 80 to 90% प्लांट में उन्होंने जो उसमें डले हैं उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी लिखी है वो क्योरिंग लिखी है, और जो जिसमें हीलर है उसकी जो प्रॉपर्टी लिखी है उन्होंने हीलिंग लिखी है। आगे चल के जो जैसे आपके एंजेटिकोज आ जाते हैं, पेट्रल्स आ जाते हैं, उसमें जो उन्होंने प्रॉपर्टी लिखी है उसमें उन्होंने क्योरिंग एंड हीलिंग के साथ उन्होंने ये भी लिखा, मेंशन किया कि पर्टिकुलरली ये इस ऑर्गन के लिए ही प्लांट है। तो इस तरह से वो चीज़ें सारी चीज़ है। और आखिर में देखिए, आज हम बेशक एजुकेशन के बेस पे वर्क कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रोपैथी इतना आसान सब्जेक्ट है कि इसको आप एक किताब के साथ, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखी गई हो ना, कि जैसे एक खिलौना होता है या कोई भी चीज़ होती है ना, मशीन ही होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़र मैनुअल दिया होता है ना। आज ऐसे ऐसे यूज़र मैनुअल्स हैं, पिछले 20 सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो यूज़र मैनुअल मार्केट से गायब कर दिए गए, ठीक है, पर उससे पहले भी यूज़र मैनुअल्स थे जिसमें लिखा गया था कि आपको कैसे उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। जो सीनियर डॉक्टर हैं आज उन्हीं यूजर मैनुअल्स को पढ़ के ही आज अपने प्रैक्टिस को कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन की है, हमने भी मैटी जी की इन्फॉर्मेशन को लेके किया ना। हो सकता है ये मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है, ये हमारे लिटरेचर की किताब है, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो इस किताब को देख के उनके जो सीनियर होंगे वो जान जाएंगे कि ये कौन सी किताब है। ये किताब जो है आपकी ना, ये ओरिजिनल मैटी जी का लिटरेचर है जो बाद में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेट भी कब हुआ मालूम है? 1890 इसका जो एडिशन आया था वो था
1893 में ये एडिशन हुआ था। मैटी जी 1896 में एक्सपायर हुए थे। 1893 का ये एडिशन था। उसके उस समय से ये घूम रहा है ये मार्केट में। पर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 20 सालों में ये इस तरह का जो लिटरेचर है वो मार्केट से गायब हो गया। वो क्यों? क्योंकि इस लिटरेचर में कहीं पे भी 100 डाइल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पे भी 1000 डाइल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया। किस चीज का जिक्र किया है? टेम्परामेंट का। किस चीज का जिक्र किया है? विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ का। किस चीज का जिक्र किया है? आपको उसको आखिर में डाइल्यूशन और डोजेस का जिक्र किया है, ठीक है। D4, D5, D6 का जिक्र किया गया है। पर अब पिछले 20 सालों में इस तरह की भ्रांति फैलाई गई है जिसमें कि 1000 में डाइल्यूशन को लेके जा रहे हैं ज्यादा, 200 में डाइल्यूशन को, 500 में डाइल्यूशन को। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे चीजों जो ये लिटरेचर है वो मार्केट से गुम हो गया। पर अब वही बात है आखिर में। और ये लिटरेचर सबसे बड़ी बात है, इंडिया में किसने लॉन्च किया मालूम है? पढ़िए, दिख रहा है, डॉक्टर सिन्हा, एनएल सिन्हा। ये चीजें हैं सर। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके इलेक्ट्रोपैथी इतने इजी सब्जेक्ट है कि आपको जब इसका यूजर मैनुअल गाइड मिलता है ना, आप उसके सहारे ही डॉक्टर बन सकते हैं सर। 1 साल में बस ट्रायल एंड एरर के बेस पे चलना है। ट्रायल एंड एरर। अभी आप भी हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़े हैं ना सर। ऐसे ही आपके जैसे आज और भी कई पर्सन है जो ऑनलाइन जुड़ के आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं ना, वो बाय फोन वर्क कर रहे हैं। हम आखिर में ट्रायल एंड एरर के बेस पे वर्क कर रहे हैं ना। एक पेशेंट डॉक्टर बोलता है, उसमें 10 पेशेंट चेक किए हमारे साथ फोनेटिकल बेस पे, बाय सिम्टम बेस पे चेक कर रहे हैं हम। 10 में से 4 पे उसको अच्छा रिजल्ट मिल गया, 6 पे जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम उससे बात करते हैं कि अब ऐसी चीज को कीजिए, ऐसी चीज को कीजिए। जब वो उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बचे 6 में से भी उसको 4 पे अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जा रहा है ना। तो आखिर में हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वर्क कर रहे हैं ना। और वो हमने खुद से नहीं बनाई है। हाँ, उसमें हमारा प्रैक्टिकल जरूर इन्वॉल्व है। वो उसको कंफर्म बेशक हमारे प्रैक्टिकल ने किया कि इसी को फॉलो करके होगा, पर आखिर में हमको भी तो कहीं से मिली है ना वो इंस्ट्रक्शन और कमांड। तो इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस जो कमांड्स जैसे आपको बताइए, आपको बस उसी तरह से फॉलो करना है उसको। चलिए, आज का एक सेशन बहुत अच्छा हो गया, इसको मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। बाकी मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को भी देखते रहें। उसके अलावा जितने भी आप डॉक्टर्स हैं जो हमारे कंपनी से जुड़े हुए मेडिसिन लेके वर्क कर रहे हैं, एक मैं थोड़ा सा हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पॉन्सर मैसेज है उसको भी मैं थोड़ा सा सर्कुलेट कर देता हूँ। अभी पिछली मीटिंग्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था, बोला कि ऐसे बोलते हैं आप, ऐसे बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि हमने पहले सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेडिसिन को ही यूज़ करना है, ठीक है। पर एक स्टेज के बाद ऐसा जब हमें मालूम है कि ओरिजिनल मेडिसिन से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पर जब हम पेटेंट को साथ में यूज़ करके उस रिजल्ट को और भी फास्ट ले सकते हैं तो हमें पेटेंट को भी यूज़ करना होता है, ठीक है। कंपनी आपको कभी भी शुरू में पेटेंट यूज करने के लिए नहीं बोलेगी, पर एक समय के बाद क्या होता है ना, अब जैसे क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर के साथ क्या होता है, वो बोलता है कि सर मुझे रिजल्ट तो मिल रहा है पर कुछ चीज़ों में मुश्किल अड़चन आ जाती है। अब वो अड़चन क्यों आ रही है? लैक ऑफ पेटेंट की वजह से उसको वो अड़चन आती है, क्योंकि उसके पास वो पेटेंट नहीं है। आखिर में हम पेटेंट उसको किसी बीमारी के लिए नहीं देते रहे होते हैं। आप हमारे जो ये हमारा कैटलॉग है, इसकी पीडीएफ भी डली हुई है, ऑनलाइन है। जब आप इसमें देखेंगे ना, इसमें 80 to 90% जो प्रोडक्ट है ना, वो आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का प्रोडक्ट है। किसी भी ऐसा नहीं कि बीमारी के 20% बीमारी के नाम पे भी प्रोडक्ट बनाया होगा हमने, पर 80% जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम का प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो पेटेंट बनाती हैं और सारों ने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया है बीमारियों के नाम के ऊपर, पर हम एक ऐसी कंपनी है जिसने बीमारी के नाम पे ये प्रोडक्ट नहीं लिखा है, हम रखे हैं। हमने ऑर्गन सिस्टम के नाम पे प्रोडक्ट बनाए हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता ही हूँ, एक बीमारी होती है उसमें मल्टीपल सिम्टम होते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्मूला बनेगा वो आपका बीमारी के लिए ही बनेगा, पर उसके सिम्टम्स को शांत करने के लिए अगर आप पेटेंट को यूज करेंगे तो उसकी बीमारी भी बहुत जल्दी कवर हो जाती है। इसलिए पेटेंट को भी इस्तेमाल करना होता है। हाँ, शुरू में 3 महीने तक तो आप कीजिए मत, सिर्फ एक बार को ओरिजिनल को यूज कीजिए। पर इतना एक एज ए कंपनी हमारा एक एक्सपीरियंस भी है, तीसरे महीने के बाद ना खुद ही सामने वाला डॉक्टर हमको बोलता है कि सर अब आप हमको पेटेंट देना भी स्टार्ट कीजिए। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है, उसने ओरिजिनल का रिजल्ट देख लिया है, उसको मालूम पड़ गया कि इसका भी रिजल्ट, इसमें रिजल्ट है। बाकी जो उसको जो चीज़ को में कमी आ रही होती है, हमारी बातों से उसको मालूम पड़ जाता है कि ये कमी कैसे खत्म हो सकती है, तो उसके बेस पे उसका वो हो जाता है। तो ये मेरा था डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से स्पॉन्सर मैसेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे से खुश हो जाएंगे। तो बाकी इसी के साथ मैं आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और
बाकी हाँ, जो मैं आपको बताने लगा था, किसी को भी कोई भी प्रैक्टिस में कंफ्यूजन है और हमारा ओरिजिनल किट उसके पास पड़ा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि अगले 6 महीने में ज़्यादा नहीं 20 से 30 पेशेंट को हमारे साथ मिलकर चेक करें। जी भूपेंद्र सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। जी बोलिए सर। मैटी जी ने तो 38 मेडिसिन बनाई थी और ये पेशेंट का क्या चक्कर आया? सर देखिए, ऐसा है, चलिए ठीक है, मैटी जी ने 38 मेडिसिन बनाई थी, आपने बिल्कुल सही बोला, पर मैटी जी ने सबसे पहले 60 मेडिसिन बनाई थी, ठीक है। मैटी जी ने टोटल 60 मेडिसिन बनाई थी, वो था उनका पहले बार फर्स्ट मेडिसिन का जो कॉम्पोजिशन था। फिर उसके बाद उन्होंने उसको कम करके बनाया 38 मेडिसिन, ठीक है। और उसके बाद आज जो हम वर्क कर रहे हैं 38 पे बेशक कर रहे हैं, पर मैटी जी के पास उससे भी एक अगली चीज थी। वो क्या चीज थी? हमको तो आज फॉर्मूला बना के ही वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल मेडिसिन को यूज करेंगे ना, तो आपको उसमें रिजल्ट का एक जो एफिकेसी है उसमें आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि एफिकेसी कम होने शुरू हो गई है। मैटी जी ने भी फॉर्मूला बना के वर्क किया था, पर लास्ट का जो मैटी जी का अपडेट था 1890 का जो अपडेट था, उसमें इस तरह का अपडेट हो चुका था जिसमें मैटी जी ने सिर्फ 2 से 3 मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और उसको किस तरह से आगे वो कंज्यूम डोजोलॉजी के बेस पे कंज्यूम करवा के आगे वर्क करते थे, और उसमें वो एक पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता था। ये थी मैटी जी की एफिकेसी। अब बात रही पेटेंट की सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ सर। मान लीजिए आपके पास एक किडनी स्टोन का पेशेंट आया, ठीक है। अब स्टोन तो उसको किडनी में हुआ है, ठीक है, पर उसके साथ उसको गैस्ट्रिक भी बन रही है, उसको पेन भी बन रहा है, उसको और भी चीजें एक दो इसी लेवल के और भी सिम्टम बन गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब आप उसमें फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आप एक ही फॉर्मूला में स्कोरोफ्लोसो की 3 मेडिसिन डाल सकते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक के लिए तो आपका अलग स्कोरोफ्लोसो लगेगा, किडनी के लिए आपका अलग स्कोरोफ्लोसो लगेगा, आपका क्या बोलते हैं पेन के लिए अलग स्कोरोफ्लोसो लगेगा। आप डाल सकते हैं एक फॉर्मूला में 3 स्कोरोफ्लोसो? ऐसा है जी, कंबाइंड मेडिसिन बनाने का मकसद ही ये था। सर कंबाइंड जी मेडिसिन जो थी इसलिए बनाई थी कि अब जैसे S6 है, जी S6 के अंदर मेडिसिन है, वो कितने बॉडी के पार्ट पे काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल, वही वही तो आपको बताया जा रहा है कि उसमें वो चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है। पर आखिर में पता क्या, यहीं पे औरों के पेटेंट की भ्रांति अलग है सर। हम पेटेंट कैसे यूज करवाते हैं, मैं आपको उस पर बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। मान लीजिए कि अब जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया था ना कि ये चीज का पेशेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको हमने किडनी स्टोन का फॉर्मूला चला दिया, ठीक है। हमने उसको अभी शुरू के 2, हम ये भी बोलते हैं कि शुरू में 3 महीने बेशक कोई पेटेंट मत दो आप, ठीक है। शुरू के 3 महीने में स्टोन के बाद उसको क्या महसूस हुआ कि उसका स्टोन भी कम होने शुरू हो गया, उसका क्या बोलते हैं स्टोन भी रिलीव आउट हुआ है, उसके सिम्टम में भी हल्का-हल्का फर्क आ गया, ठीक है। अब क्या है, उसमें इंप्रूवमेंट आने शुरू हो चुकी है, ठीक है। डेफिनिटली स्टोन भी उसका रिमूव होने शुरू हो गया है। पर जैसे ही उसमें जो उसके अदर सिम्टम थे उसमें उसको ना बार-बार फिर भी उसको अटैक आ रहा है। अब मान लीजिए उसका पेन का सिम्टम है, उसको हमने अगले 3 महीने की दवाई में 2 हफ्ते के लिए एक बार पेन के रिगार्डिंग एक पेटेंट चला दिया, ठीक है। अगले 3 महीने में उसको एक बार भी पेन नहीं वापस हुई। उसी 3 महीने में उसको हमने एक बार जो आपका सिर्फ जैसे जीआईटी के रिगार्डिंग पेटेंट चला दिया। तो अगले 3 महीने में 4 महीने में उसको जीआईटी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से जो पेटेंट का रोल जो है, वो आपका बीमारी के लिए रोल नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिजीज के लिए रोल होता है। हाँ, बाकी ऐसा है, हमने आपको बोला कि आप पेटेंट मत यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, पर इस चीज को भी हमने प्रूफ किया है कि आप 100% आप जब ओरिजिनल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट लेने में एक तरीका लगेगा, ठीक है। और वो तरीका, पर वहीं पे जब आप साथ में पेटेंट को यूज कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट भी स्पीड हो जाता है और तरीका भी चेंज हो जाता है। बाकी सबसे बड़ी बात ये है ना सर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सवाल पूछा। जब हमको एज ए कंपनी हमको फोन आता है ना, हमसे आगे से डॉक्टर पूछता है कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पेटेंट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, सब कुछ चाहिए, बता देता है। हम उसको मेडिसिन देने पे हम उसको साफ बोल देते हैं कि सर अगले 6 महीने तक आपको सिर्फ ये ओरिजिनल D3 किट दी जाएगी। अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसको भी, हाँ मेन बात यही है, आप ओरिजिनल किट मेरे से ले लेते हैं, आगे चल के आप उसको अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, आपको मान लीजिए एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, पर वहीं पे सेम मेडिसिन से हमारा डॉक्टर भी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट ले रहा है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं भी उसके तरीके की गलती, हमें यूज़ करने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप साइड पे कर दें, दरकिनार कर दें, तो उसके बाद आप अपना रिजल्ट ले रहे हैं,
तो उसमें आप पेटेंट को बिना इंक्लूड किए भी वर्क कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। पर हाँ, जो कि रवि सर ने जो प्रमोट किया है वो ये कि जब आप पेटेंट को साथ में यूज़ करते हैं तो आपका एक रिजल्ट फास्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट जो है, आखिर में आज के समय में पेशेंट बोलता है कि मुझे फास्ट रिलीफ होना चाहिए, फास्ट रिलीफ होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट ऐसा तो है नहीं कि हम टट्टी पेशाब वाले पेशेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका कैंसर जैसे पेशेंट की, हम बात कर रहे हैं आपका फाइब्रोइड्स जैसे पेशेंट की, गायनी के बड़े बड़े बीमारी जैसे पेशेंट की। उस पेशेंट में जब हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं और वो जो ट्रीटमेंट जब उसका होता है उसमें उसको मल्टीपल सिम्टम बने होते हैं। एक बार जब उसके सिम्टम काबू में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद आप उसको अगले 6 महीने 1 साल तक भी ओरिजिनल मेडिसिन देते रहेंगे ना, वो पेशेंट आपके पास दवाई खाता रहेगा, ठीक है। पर अगर उसका सिम्टम काबू में नहीं आएगा ना, तो आप उसको चाहे जो मर्जी कीजिए वो आपके रुकने नहीं वाला। तो जो हमारे जो पेटेंट का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम्स होते हैं, अदर सिम्टम होते हैं डिजीज के अलावा, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। लास्ट में हम रिपर्टरी ट्रीटमेंट देते हैं 3 महीने का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 6 महीने के अंदर 80% डिजीज में हम 6 महीने में वर्क करते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 साल का वर्क चलता है। वो भी ऐसा चीज़ डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को मालूम है कि उसको अदर सिस्टम में जब वो दवाई ले रहा था या कर रहा था कंज्यूम, तो उसको क्योरिंग होने में बहुत समय लगता था, उसको बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती थी। पर उस 1 साल के अंदर जब उसने हमारी दवाई ली है, तो उसमें से हो सकता है कि 3 से 4 महीने जितने टाइम पे हमने उसको कोई पेटेंट चलाया होगा, बाकी साल तक उसका ओरिजिनल नहीं चल रहा होता है। पर उसके बावजूद भी जब वो चीज़ उसके साथ होती है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है और वो पेशेंट हमारे साथ पूरा रिजल्ट लेके, जो ट्रीटमेंट है वो लेके जाता है सर। तो पेटेंट का रोल सिर्फ यही है, पेटेंट की कहानी सिर्फ इतनी सी है। बाकी मुझे और कंपनी के पेटेंट की कहानी नहीं मालूम कि वो क्यों आपका वो क्यों आपका सिर्फ पथरी के लिए पेटेंट बना रहा है। वो भी चाहे तो किडनी के लिए पेटेंट बना सकता है ना, क्योंकि हमने भी किडनी के लिए पेटेंट बनाया है। जिस पेटेंट को आप दोगे तो चाहे उस किडनी में सिस्ट हो चाहे पथरी हो, उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है कि वो सिस्ट के लिए अलग से पेटेंट बना रहा है, पथरी के लिए अलग से पेटेंट बना रहा है। तो वो चीजें भी सर थोड़ी सी सोचने वाली चीज है सर। नहीं, रेडिसन के जो पेटेंट के रिजल्ट हैं डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ, मैं यूज भी करता हूँ, बट एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे सिरप बेस है और सिरप बेस अगर डायबिटीज पेशेंट आ गया तो उसके लिए हम क्या करें सर? 3 महीने के बाद तो सर 3 महीने उसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला खिलाइए, ठीक है। और उसकी देखिए, अब इसमें पेशेंट है ना, उसमें भी 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक पेशेंट विद सिम्टम और एक पेशेंट विदाउट सिम्टम, ठीक है। जो पेशेंट विद सिम्टम होगा वो आपको बताएगा कि जैसे जो सिम्टम वाला पेशेंट होगा उसमें उसके सिम्टम उसके लो हो जाएंगे, सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। और जो विदाउट सिम्टम वाला पेशेंट होगा ना, वो आपको हो सकता है उसकी रिपोर्ट में उस तरह का कोई सुधार ना है, पर 3 महीने के बाद आप उसमें जो शुगर बेस का जो चीज़ है वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल आ जाना चाहिए। सर आपका मैंने माइक ऑफ किया था, आवाज आई थी, प्लीज आपका क्वेश्चन और है तो बताइए प्लीज। भूपेंद्र सर एक बार माइक ऑन कर लीजिए। जी जी शुगर पेशेंट है डॉक्टर साहब, जी जी बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल के लिए हम क्या करें? सर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि पहले 3 महीने तक हमने उसमें ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज किया, ठीक है। और अब इसमें भी अगर मान लीजिए उसको इंसुलिन वगैरह लगता है ना, तो ओरिजिनल के साथ आपको पेटेंट में जो ड्रॉप्स है वो दे सकते हैं आप उसको, ठीक है, 3 महीने के लिए, और कुछ नहीं देना उसको। और 3 महीने के बाद फिर आप उसको जो, अच्छा सबसे बड़ी बात है, हम चाहे शुगर हो चाहे जिस मर्जी का पेशेंट हो, आपका बीपी का पेशेंट हो चाहे जैसा मर्जी पेशेंट हो, हम उसको 3 महीने के अंदर उसको दोबारा मीठा लेने के लिए भी स्टार्ट करवा देंगे। हमें शुगर बेस खुद भी छोड़ देना पड़ेगा, चाहे इंसुलिन वाला पेशेंट भी होगा, उसको एक बार अगर नॉर्मलाइज की तरफ को आने शुरू हो जाता है ना, तो हम उसको मीठा भी स्टार्ट करवा देते हैं। अब आप यूज करें, आपने भी देखा, आपने भी कईयों को मीठा स्टार्ट करवाया होगा ना दोबारा। जी, तो वो उसमें जब मीठा स्टार्ट हो जाता है तो खुद ब खुद पेशेंट जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है सर। बाकी पेटेंट का सर देखिए, Thank you. मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी में, हाँ, आप जब हमारे सेलर के पास जाएंगे ना, वो आपको बोलेगा कि पेटेंट आप एक पल के लिए रख लीजिए, पर जब आप शुरू में उनसे फॉर्मूला बात करेंगे ना, तो वो आपको 80 to 90% टाइम आपको ये बोलेंगे कि पहले फॉर्मूला से ही स्टार्ट किया जाए, उसके बाद अदर चीज को आगे उसमें यूज किया जाए सर। तो ये था आज का, इसमें मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि चलिए जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो, उसके अलावा जो पेशेंट की जो काउंसलिंग है उसको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो मेन होती है वो पेशेंट की काउंसलिंग होती है।
अगर आप पेशेंट को एक बार सही से कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आपको आगे चल के अपनी प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पेशेंट को हमेशा शुरू में ही अच्छे से समझा देना चाहिए कि दवाई लेते वक्त उसको क्या क्या हो सकता है, उसको दवाई कब तक लेनी है और उसकी जो जानकारी वो सारी ले लेनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ये काफ़ी सर, आज एक सर, इन्फॉर्मेटिव। जी जी बोलिए सर। जी सर बोलिए एक सर। सेकंड बस, मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम खटाई के लिए भी मना करते हैं ना, तो जी जी हर बिल्कुल तरह के ट्रीटमेंट में बंद कर देना चाहिए कि पेशेंट को बिल्कुल खटाई बिल्कुल। फिर देखिए किसी खटाई, भी केस में। खटाई और ऐसी चीज जो गैस्ट्रिक करती है, खटाई को पूरा जी बंद करवा दीजिए। और जो गैस्ट्रिक करती है, जैसे मान लीजिए आलू हो गया, चावल हो गए, दालें होगी, उसको बंद नहीं करवाना है कभी भी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कभी भी कोई चीज बंद नहीं करवानी है। खटाई को करवाना है सिर्फ शुरू में बंद, क्योंकि वो सिट्रिक नेचर होता है। सिट्रिक हर चीज का जो रिजल्ट है उसको डिस्टर्ब करता है। बाकी जो जितनी न्यूट्रल भी कर चीजें देता होती, है क्या? जो जितनी भी चीजें होती है ना, उसको आपको कम करवाना है। मान लीजिए वो जैसे आपने उसको, उसकी जो खाने की क्वांटिटी है उसको कम करवा दीजिए। उसकी जो खाने की चीज है उसको ब्रॉड करवा दीजिए। चपाती को थोड़ा ज्यादा करवा दीजिए, चावल को थोड़ा कम करवा दीजिए, हरी सब्जी को थोड़ा ज्यादा करवा दीजिए। पर ऐसे नहीं, उसको बंद नहीं करवाना आपने किसी भी चीज को, सिर्फ उसको कम करवाना है। हाँ, मतलब मैंने एक मतलब कहीं पे पढ़ा था कि ये जो खटाई होती है वो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन को न्यूट्रल कर देती है, जी मतलब जी जी काम नहीं करने देती, इस जी। तरह जो से भी कुछ बताया। इलेक्ट्रोपैथी क्या, जो सिट्रिक इन जनरल जो सिट्रिक नेचर होता है ना, वो आपके बॉडी में जब जी पॉजिटिव रिजुविनेशन हो रहा होता है ना, तो उसको वो डिलेपिटेट करने का काम करता है। सिट्रिक का थोड़ा सा इस तरह का नेचर होता है सर, इसलिए सिट्रिक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और दूसरी होती है गैस्ट्रिक नेचर वाली चीजें। गैस्ट्रिक वाली नेचर वाली चीजों को कम करवा दीजिए, बंद मत करवाइए। दूध हो गया, जी चावल हो गए, काली दाल होगी, तो इस तरह की दालें होगी, आलू वगैरह हो गए, उसको कम करवा दीजिए, बंद मत करवाइए। और जो सिट्रिक है उसको शुरू में बंद करवा दीजिए। बाद में सिट्रिक को कम से कम 3 महीने के बाद दोबारा चलवाइए। फिर देखिए कि आपका रिजल्ट है उसमें आने में कोई कमी तो नहीं हो रही है। उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका रिजल्ट परमानेंट हो चुका है या नहीं हुआ है। ये चीजें भी हैं। तो हेलो सर। जी जी सर। जी बोलिए सर। जी मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, जी जी सर, ब्रिजेश जी बोलिए प्लीज। जी औरंगाबाद जिला बिहार। जी ये कहना है सर कि और जगह जैसे बुक मिलता है, कहीं मिलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जैसे नींबू नहीं खाना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, ये वही बात कर रहे थे, खटाई की बात कर रहे थे। जी 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 सर, तो बिल्कुल। हमने 2007 से प्रैक्टिस है सर मेरा। जी जी लखवा जी लखवा अस्पताल देव औरंगाबाद बिहार में। जी हेलो सर। जी जी तो बोलिए बोलिए। जैसे हमारी जैसे हम एल एन सिन्हा का जो बुक आता है, उस बुक जो इस तरह से उसमें देखे कि नींबू और इमली का परहेज बताया गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो नींबू तो एकदम सख्त माना जी इलेक्ट्रोमीटर, क्या जी सख्त है सर? यूरिक जैसे एसिड के चलते, जैसे हमारा बोलता है कि हमारा बॉडी में एसिड के चलते उसको नींबू परहेज बताता है सर, क्या सही है? सर ऐसा है ना कि जो खटाई होती है ना, वो आपकी जब, चलिए ये जो जी आपका, आप जो जिस बेस पे बात कर रहे हैं वो आपका साइंटिफिक बेस हो गया, ठीक है, एक आपका। पर जो अगर जनरल बॉडी की बात की जाए ना, आप जब आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं जी जी तो आपके शरीर में ना कमजोरी आने शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ की, आपके शरीर में कोई बदलाव भी हो रहा होगा तो उसमें भी जी कमजोरी आने शुरू हो जाएगी, जनरल नेचर में भी। खटाई सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए जो जी अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है आपके शरीर में पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है, ठीक है। पर जैसे ही उसमें खटाई आएगी तो आपका जो शरीर का जो चेंज, पॉजिटिव चेंज है, वो रुकना शुरू हो जाएगा। एक समय के बाद हमको स्टार्ट करवाना है। एक समय के बाद जैसे उसका जब रिजल्ट आ गया, एक बार को मान लीजिए 50% 60% रिजल्ट आ गया, आप उसके बाद उसको बोलिए, कुछ कुछ समय के बाद बोलिए, चलिए बाकी छोड़िए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, वो पेशेंट पहली बात उसको इतना ज़्यादा परहेज चला होता है, ठीक है। हम अगले 3 महीने में पहले उसका परहेज खुलवाते हैं, ठीक है। तीसरे महीने के बाद हम उसको परहेज में सबसे बड़ी बात क्या है, अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट में खट्टे में क्या आता है, गोलगप्पे जैसी चीज़ आती है, ठीक है। वो पर्सन बोलता है कि जी, सर वो तो बंद कर मैंने ज़िंदगी में पिछले 4 सालों से ऐसी चीज़ नहीं खाई है। हम उसको बोलते हैं कि देखिए अब जी आपका इतना रिज़ल्ट आ चुका है, अब आप जाके एक बार जाके खा के देख कर आइए, ठीक है। वो खा के देख के आता है। पहले वो खाता था, बोलता कि मुझे ना इस तरह की कंडीशन बन जाती है। इस बार उसने जब वो चीज़ों को कंज़्यूम किया, उस तरह की चीज़ को कंज़्यूम किया, तो उसको वो चीज़ नहीं बनी। तो उसकी वजह से भी वो जो चीज़ पर, जो खटाई नहीं खाने का जो मेन कारण है वो यही है कि जो सिट्रिक होता है, सिट्रिक चीज़ जो होती है, वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव नेचर की जो चीज़ें बन रही होती है उसको रोकती है।
पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस बन रहा होता है उसको रोकती है। इन जनरल जब आप खट्टा खाते हैं ना तो भी आपके दिमाग में जो एक जो जाता है सिग्नल जाता है वो आपको अवरोध करने खड़ा करने वाला सिग्नल जाता है सर। जी जी, तो हमने ये नहीं देखा कि नींबू का दवा इलेक्ट्रो में दवा नींबू का प्रयोग सर करने के बाद निष्क्रिय कर देता है। हाँ, वो लाइम प्लांट जो आप बोल रहे हैं एक दो है तो है, पर वो फिर सबसे बड़ी बात है ना, वो तो आपका कंडेंस करके प्लांट का पौधा करके निकाला गया ना। जी हम उधर खट्टे डायरेक्ट खट्टे को खा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम उसका रस बना के दवा बना के इस्तेमाल करें, वो एक अलग चीज होगी। अलग चीज। जी जी जी, रस बना के दवा बना के वो अलग हो गया, जो हमने दवाई बनाई है, पर हम जब खट्टे को खा रहे हैं फिर वो तो एक अलग चीज होगी ना। तो ये चीजें हैं सर। थैंक यू सर। तो फिर हम आज का अपने सेशन को क्लोज करें। बिल्कुल सर, हमारे तरफ से धन्यवाद की प्रार्थना सर। बिल्कुल आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। सारे सीनियर डॉक्टर्स जो आज हमारे साथ जुड़े थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक्स।